दिवाली की सुबह थी और मेरी सास ने चिल्लाकर कहा कि शगुन के लिए रखे 2 लाख रुपए गायब हो गए हैं। जब मेरी जेठानी ने मेरा पर्स खंगाला तो उसमें से नोटों की एक गड्डी नीचे गिर पड़ी। सास ने तुरंत मुझे एक थप्पड़ मारा और पुलिस बुलाने की धमकी दी। मेरा पति अर्जुन पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, यह खेल बहुत पुराना हो गया है, उसमें अब कोई नहीं फंसेगा। उस साल दिवाली की सुबह मैंने सोचा था कि चाहे पूरा साल कितना भी बुरा क्यों ना बीता हो, कम से कम आज नए साल का यह सबसे बड़ा त्योहार तो शांति से गुजरेगा। लेकिन किसे पता था कि उसी खूबसूरत सुबह में मेरा अपना ससुराल मुझे एक ऐसे अपमानजनक नाटक में धकेल देगा जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन हमारे घर का लिविंग रूम मेहमानों और परिवार वालों से खचाखच भरा हुआ था। मेज पर काजू कतली, लड्डू, सूखे मेवे और तरह तरह की मिठाइयाँ सजी थी। गेंदे के फूलों की मालाओं से घर महक रहा था और मुख्य द्वार पर बनी रंगोली त्योहार की शोभा बढ़ा रही थी। नए कपड़ों में सजे सवरे बच्चे घर में दौड़ लगा रहे थे और बड़े लोग चाय पीते हुए एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे थे। हंसी ठहाके की गूंज, कप प्लेटों की खनक और बाहर जलते दियों की धीमी लो से उठती महक सुनने में यह एक आदर्श पारिवारिक तस्वीर लगती थी। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। मेरा नाम मीरा है। मैं स्वभाव से शांत और बहुत सोचने वाली हूँ। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि मेरी किसी हरकत से किसी को दुख ना पहुँचे। दिवाली की सुबह में सबसे पहले उठी, पूजा घर साफ किया, भगवान के लिए पानी रखा, फूल चढ़ाए और सास की पूजा की तैयारी में मदद की। मैंने बस इतना सोचा कि मैं इस घर की बहू हूँ, अगर त्योहार के दिन थोड़ा ज्यादा काम कर लूंगी तो घर में शांति बनी रहेगी। मेरे पति का नाम अर्जुन है। वह उन मर्दों में से नहीं है जो बहुत बोलते हैं या घर के मामलों में ज्यादा दखल देते हैं। अर्जुन शांत और गंभीर स्वभाव का है। कभी कभी वह घंटों सब बस की सुनता है पर बीच में एक शब्द नहीं बोलता। लेकिन उसके साथ इतने साल रहकर मैं जान गई थी कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। वह सबके सामने ऊंची आवाज में बोलकर मेरी तरफदारी नहीं करता, बल्कि चुपचाप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर मेरा ख्याल रखता है। लेकिन उसके इसी कम बोलने वाले स्वभाव की वजह से घर में कई लोग सोचते थे कि उसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। मेरे साथ सावित्री देवी बाहर से बहुत आदर्शवादी दिखती थी। वह हमेशा संस्कारों और उसूलों की बातें करती थी कि घर में बड़ों का सम्मान होना चाहिए, बहू को मर्यादा में रहना चाहिए और भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। लेकिन घर के अंदर वह साफ भेदभाव करती थी। मेरे जेठानी प्रिया कुछ भी करती तो उसकी बड़ी तारीफ होती और मैं चाहे कितना भी कर लूं, मुझे बस एक ही बात सुनने को मिलती, छोटी हो, अपनी जेठानी से कुछ सीखा करो। प्रिया मेरे जेठ विक्रम की पत्नी है। उसकी जुबान शहद की तरह मीठी थी और हाथ किसी भी काम में बहुत तेज चलते थे। लेकिन उसकी सबसे तेज चीज थी मुश्किल काम मेरी तरफ धकेलने की कला। उस सुबह पूजा से ठीक पहले सावित्री माँ ने जानबूझकर 500 रुपये के नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और सबके सामने लहराई। उन्होंने गड्डी पर हाथ फेरते हुए बड़ी शान से कहा, इस साल मैंने पूरे 2 लाख शगुन और तोहफों के लिए तैयार किए हैं। बच्चे भी ज्यादा है और मेहमान भी बहुत आएंगे। त्योहार पर दिल खोल कर देना चाहिए, तभी तो घर में बरकत आती है। सब लोग उनकी तारीफ करने लगे और उन्हें तो जैसे और मौका मिल गया। फिर उन्होंने बड़ी सावधानी से उन पैसों को एक लाल लिफाफे में रखा और ऊपर दूसरी मंजिल पर चली गई। सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले उन्होंने पीछे मुड़कर जोर से देखा। यह पैसे मैंने मंदिर के दराज में रखे हैं। जिस किसी ने भी हाथ लगाया मुझे पता चल जाएगा। उस वक्त मैं बस सिर झुकाकर मुस्कुरा दी। मुझे लगा कि घर में इतने लोग हैं, मेहमान आ जा रहे हैं, तो सावधानी बरतना तो स्वाभाविक है। मुझे क्या पता था कि यह एक सावधानी नहीं बल्कि मेरे लिए बिछाया गया एक जाल था। पूजा खत्म होने के बाद मैं रसोई में फल काटने लगी। चाकू ने तरबूज पर कुछ ही लकीरें खींची थी कि अर्जुन फोन पर बात करने के बहाने बाहर आंगन में चला गया। मैंने सुना कि वह किसी राकेश से बात कर रहा था। शायद उसका कोई दोस्त था जो बैंक या किसी टेक्निकल फील्ड में काम करता था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बस फलों को सुंदर तरीके से प्लेट में सजाने लगी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि आज का दिन शांति से बीत जाए। लेकिन ठीक उसी पल दूसरी मंजिल से एक सीख सुनाई दी। सावित्री माँ की तीखी आवाज ने त्योहार के माहौल को चीर कर रख दिया। हे भगवान, सब लूट गया। मेरे शगुन के 2 लाख चोरी हो गए। मेरा हाथ बीच में ही रुक गया। चाकू की नोक लगभग मेरी उंगली में घस गई। लिविंग रूम में जो रौनक थी वह अचानक सन्नाटे में बदल गई। फिर कुर्सियों के खिसकने की, चप्पलों की भागदौड़ और लोगों के एक दूसरे की हड़बड़ी में पूछने की आवाज आने लगी। मेरे चाचा चाची सब अपनी चाय छोड़कर ऊपर भागे और फिर नीचे आ गए। सावित्री माँ छाती पीट रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वह लगातार चिल्ला रही थी, अभी तो यहीं रखे थे। मेरा 2 लाख वाला लाल लिफाफा गायब हो गया। मैं रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। मेरे हाथों में अभी भी तरबूज का रस लगा था और मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा
कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि क्यों। जब सब लोग घबराए हुए थे, मैंने देखा कि सावित्री माँ ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, बस एक पल के लिए, लेकिन वह नजर इतनी ठंडी थी कि मेरी रूह कांप गई। यह किसी ऐसे इंसान की नजर नहीं थी जिसका पैसा खो गया हो, बल्कि यह किसी ऐसे शिकारी की नजर थी जो सही मौके का इंतजार कर रहा हो, जैसा मैंने सोचा था। प्रिया तुरंत आगे आई। उसने चाय का कप नीचे रखा और ऐसी आवाज में कहा जो बहुत ऊंची तो नहीं थी पर पूरे कमरे में सुनी, सुबह से मैंने देखा है कि बस मीरा ही मंदिर में सबसे पहले गई थी। माँ, आप उससे ठीक से पूछेंगे तो सब पता चल जाएगा। पूरा कमरा अचानक मेरी तरफ घूम गया। शक और संदेह से भरी वह ठंडी निगाहें मुझ पर ऐसे चुभ रही थी जैसे सैकड़ों सुइयां हो। मैं वहीं जम गई। मेरा गला सूख गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे बस यह पता था कि मेरे हाथ अभी भी गीले हैं और उंगलियों से तरबूज की महक आ रही थी। लेकिन उनकी नजरों में मैं इस घर की सबसे बड़ी संदिग्ध बन चुकी थी। मैंने जल्दी से चाकू नीचे रखा और रसोई के बाहर निकली। मेरे हाथ अभी भी तरबूज के पानी से गीले थे। मैंने अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश की, जबकि मेरा दिल उन नजरों के बोझ से कांप रहा था। माँ, मैं सिर्फ दिया जलाने गई थी। प्रार्थना करके मैं सीधे रसोई में आ गई थी। मैंने कोई दराज नहीं खोला और मुझे तो यह भी नहीं पता था कि आपने लिफाफा कहाँ रखा है। मैंने बहुत धीरे धीरे और साफ साफ कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर से मैं जरा भी घबराई तो मैं तुरंत इसे मेरी चोरी का सबूत मान लेंगे। लेकिन सावित्री माँ ने मेरी एक ना सुनी। वह लिविंग रूम में बीच में खड़ी थी, एक हाथ छाती और दूसरा हाथ सीधा मेरी तरफ इशारा करते हुए। उनकी आवाज इस चाकू की तरह तेज थी। इस घर में सुबह से जितने भी लोग आए गए हैं सबके अपने हैं, कोई बाहर का नहीं है सिवाय एक। बाहर का यह शब्द मेरे सीने में तीर की तरह लगा। 3 साल से मैं इस घर की बहू थी। 3 साल से मैं उन्हें माँ कहकर बुला रही थी और आज जब मुसीबत आई तो मैं सिर्फ एक बाहर वाली रह गई थी जिस पर सबसे पहले शक किया गया। मेरा गला पर आया, मेरे होंठ कांप रहे थे और मैं कुछ और नहीं कह पाई। मुझे लग रहा था कि मैं एक ऐसी अदालत में खड़ी हूँ जहाँ फैसला पहले ही लिखा जा चुका है। तभी प्रिया धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, बाल करीने से जूड़े में बंधे थे और चेहरे पर गहरा मेकअप था। देखने में वह एक आदर्श संस्कारी बहू लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और गहराई थी, जैसे वह इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही हो। प्रिया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज बनावटी मिठास से भरी थी। मीरा, डरो मत। अगर तुमने नहीं लिया है तो बस मुझे अपना पर्स चेक करने दो। जो सच्चा है उसे डरने की क्या जरूरत है ना। मैं तुरंत एक कदम पीछे हट गई। इसलिए नहीं कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ था, बल्कि इसलिए कि मुझे यह बहुत बड़ा अपमान लगा। त्योहार के दिन इतने लोगों के सामने मेरी जेठानी एक चोर की तरह मेरा पर्स खंगालना चाहती थी। मेरी आवाज कांप गई। प्रिया भाभी, आप ऐसा कहकर मुझे चोर समझ रही है। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। सावित्री माँ तुरंत चिल्लाई, नहीं करने दोगी? मतलब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। अगर तुमने नहीं लिया तो डर किस बात का है? उनकी आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज गई, जिसने बाहर खेल रहे बच्चे भी चुप हो गए। मेरे जेठ विक्रम जी, जो अब तक चुपचाप बैठे थे, अब खड़े हो गए। उन्होंने अपना कुर्ता ठीक किया और ऐसे बोले जैसे बहुत निष्पक्ष हो। मीरा, त्योहार के दिन माँ को परेशान मत करो। पर्स खोलकर दिखा दो। अगर कुछ नहीं है तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। मैंने विक्रम की तरफ देखा और फिर बाकी रिश्तेदारों की तरफ। मुझे लगा था कि कम से कम कोई तो मेरे लिए बोलेगा, कोई तो कहेगा कि दिवाली के दिन बहू का पर्स खंगालना ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, कोई चाय पीने में व्यस्त हो गया, किसी ने मुंह फेर लिया और कुछ लोग मुझे शक और जिज्ञासा भरी नजरों से देखने लगे। एक चाची तो मुंह बिचका कर बोली, अरे देख लेने दो, बात साफ हो जाएगी। त्योहार के दिन पैसे खोना बहुत अशुभ होता है। ठीक उसी समय अर्जुन बाहर आंगन से अंदर आया। उसे देखकर मुझे लगा ऐसा कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। लेकिन अर्जुन बस दरवाजे पर खड़ा रहा। उसकी नजरें मुझ पर, फिर प्रिया पर और आखिर में उस पर्स पर टिकी जिसे मैंने अपने सीने से लगा रखा था। उसने कुछ नहीं कहा और ना ही वह बीच बचाव करने आया। उसकी चुप्पी से मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसे चुप क्यों खड़ा है। प्रिया ने देखा कि मैं अभी भी हिचकिचा रही हूँ तो उसने झटक से मेरे हाथ से पर्स छीन लिया और मैं घबरा कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे ज्यादा तेज थी। बस चेक ही तो कर रही हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कहते हुए उसने पर्स की जिप जोर से खोल दी। उसका तरीका इतना तेज था जैसे वह जानती हो कि उसे कौन सी जेब पहले खोलने हैं। मेरी लिपस्टिक, टिश्यू पेपर, चाबियों का गुच्छा, मेरा छोटा सा बटुआ और बाम की शीशी जो मेरी माँ ने सिर दर्द के लिए दी थी, सब एक एक करके फर्श पर बिखर पड़ी। इतने लोगों के सामने मेरी निजी चीजों का इस तरह बिखरना मुझे सहन से पानी पानी कर गया। मैं उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकी थी कि प्रिया का हाथ अचानक रुका।
और उसने जानबूझकर पर्स की अंदरूनी छोटी जेब को खींचा। नोटों की एक गड्डी तब से संगमरमर के फर्श पर आ गिरी। रुपये 500 के नोट का उनका निराहरा रंग आंखों में चुभ रहा था। लिविंग रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी, जो मेरे सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मैं उस गड्डी को अपने पैरों के पास पड़ा रख देखकर सुन्न हो गई। मेरा दिमाग खाली हो गया था। मुझे नहीं पता था कि यह कहाँ से आई। मैं यह भी नहीं समझ पा रही थी कि यह मेरे पर्स में कैसे पहुंची। कुछ ही सेकंड बाद कानाफूसी शुरू हो गई। हे भगवान, यह तो सच में है। सारे नए 500 के नोट है। क्या इसने सच में चोरी की है? यह शब्द मेरे कानों में सुई की तरह चुभ रहे थे। सावित्री माँ दौड़कर आई, उस गड्डी की तरफ इशारा किया और चीखी, यह देखो, रंगे हाथे पकड़ी गई और अभी भी मना कर रही थी। मेरे 2 लाख नहीं है। दिवाली के दिन ही घर में चोर निकल आया। कैसी मनुष्य थे। मैं लगातार सिर हिला रही थी। घबराहट में मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह मेरे नहीं है माँ, मुझे नहीं पता यह पैसे कहाँ से आए। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे शब्द प्रिया की आवाज में दब गए। वह नीचे झुकी, गड्डी उठाई, ऐसे झाड़ा जैसे वह गंदी हो गई हो। फिर जानबूझकर सबके सामने ऊंचा उठाया। उस वक्त उसके चेहरे पर वह बनावटी मासूमियत नहीं थी। उसके होंठ हल्के से मुड़े हुए थे और आंखों में एक चीज की चमक थी जिसे वह छिपा नहीं पा रही थी। प्रिया ने मेरी तरफ देखकर धीरे धीरे कहा, मीरा, गरीबी बुरी बात नहीं है, लेकिन दिवाली के दिन शगुन के पैसे चुराना बहुत बड़ा पाप है। यह सुनकर मेरे पैर कांपने लगे। मैं जवाब देना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी कि मुझे फंसाया गया है, लेकिन मेरा गला रुंध गया था। पति के रिश्तेदारों से भरे उस कमरे में मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। ऐसा लगा जैसे उसे गड्डी के गिरते ही मेरे पिछले 3 सालों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई हो। मैं सच में रो पड़ी, लेकिन यह कोई नाटक नहीं था। आंसू अपमान और डर से अपने आप बह रहे थे। मैंने प्रिया के हाथ में उस गड्डी को देखा, फिर अपनी सांस को और टूटे हुए शब्दों में कहा, माँ, मैंने नहीं लिए। मैं कसम खाती हूँ, मैंने नहीं लिए। यह पैसे जरूर किसी ने मेरे पर्स में रखे हैं। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सावित्री माँ मुझ पर झपटी। एक जोरदार छटाक की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। मेरा चेहरा एक तरफ घूम गया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मैं सुन रह गई। मेरे कान सुन हो गए और कुछ पलों के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा बायां गाल आग की तरह जल रहा था। मैंने अपने गाल पर हाथ रखा और लड़खड़ाते हुए पीछे हटी। मेरा घुटना मेज के कोने से टकराया और दर्द की एक लहर दौड़ गई। बाहर खेल रहे बच्चे कर रोने लगे और बड़े लोग ऐसे चुप हो गए जैसे किसी को उम्मीद नहीं थी कि सावित्री माँ दिवाली की सुबह हाथ उठा देंगी। लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाई। उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी, या शायद वह ऐसा दिखा रही थी ताकि सबको लगे कि वह सच में दुखी है। मैंने तुझे अपने घर में पनाह दी, अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने दिया, और तूने बच्चों के शगुन के पैसों पर हाथ साफ कर दिया। मेरा वह 2 लाख मैंने अपने बच्चों, नाती पोती और रिश्तेदारों को आशीर्वाद देने के लिए रखे थे। कोई सड़क पर नहीं पड़े थे जो तूने उठा लिए। उनके हर शब्द पत्थर की तरह मुझ पर बरस रहे थे। मैं कहना चाहती थी कि मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, कोई अजनबी नहीं जो उनके टुकड़ों पर पल रही है। लेकिन मेरा गला रंध गया था। मैं बस अपने झलते हुए गाल को सहलाती रही। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे सबसे ज्यादा दर्द थप्पड़ का नहीं, बल्कि इस बात का था कि उसके बाद कोई भी यह कहने के लिए आगे नहीं आया कि उन्होंने हद पार कर दी है। वे सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई काइंग हाथों पकड़ी गई अपराधी हूँ। प्रिया पास खड़ी होकर लंबी सांस लेते हुए बोली, जैसे उसे मुझ पर बहुत तरस आ रहा हो, माँ, शांत हो जाइए। त्योहार के दिन मारपीट मत कीजिए, घर के लिए अच्छा नहीं है। इस मामले को पुलिस को सौंप देते हैं। अगर मीरा बेकसूर होगी तो पुलिस उसे बेदाग साबित कर देगी। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। यह वाक्य सुनने में मेरी तरफदारी जैसा लग रहा था, लेकिन इसका हर शब्द मुझे और गहरे गड्ढे में धकेल रहा था। दिवाली की सुबह रिश्तेदारों के सामने पुलिस को बुलाना, जबकि पैसे मेरे पर्स से निकले थे, यह मेरे माथे पर चोर का ठप्पा लगाने के जैसा था। विक्रम ने तुरंत मौका भांप लिया। उसने अपना फोन निकाला, कुछ बटन दबाए और जोर से बोला, ठीक है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हम अपने घर में ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। पैसे गए तो गए, लेकिन घर के संस्कार नहीं जाने चाहिए। यह कहकर उसने मुझे तृणा भरी नजरों से देखा, जैसे उसने घर की सारी गंदगी पकड़ ली हो। सावित्री माँ यह सुनकर और जोर से चिल्लाई, हाँ बुलाओ, आज दिवाली हो या कुछ और, मैं सच सामने ला कर रहूंगी। देखते हैं पुलिस के आने पर यह कैसे इनकार करते हैं। हमारे घर में आज तक कभी चोरी नहीं हुई। जब से यह मनुष्य आई है तब से कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। मैं हैरान होकर उन्हें देखती रही। कुछ ही मिनटों में मैं रसोई में फल काटती। एक बहू से इस घर की सारी मनुष्यत की जड़ बन गई थी। मैं कांपते हुए अर्जुन को ढूंढने लगी। वह अभी भी लिविंग रूम के दरवाजे के पास खड़ा था।
उसकी नजरें सावित्री माँ या विक्रम पर नहीं बल्कि प्रिया के हाथों में पकड़ी नोटों की गड्डी पर थी। उसका चेहरा बहुत अजीब था, इतना शांत कि मुझे और घबराहट होने लगी। मैं उसकी तरफ बढ़ी, मेरी आवाज टूटी रही थी। अर्जुन, मैंने नहीं लिए, मैंने सच में नहीं लिए। आप मुझ पर यकीन करते हैं है ना? पूरा कमरा सांस रोके मेरे पति के जवाब का इंतजार करने लगा। मुझे कहीं से फुसफुसाहट सुनाई दी। देखते हैं अर्जुन क्या करता है। शायद उन्हें लगा कि वह शर्मिंदा होगा, मुझसे माँ से माफी मांगने के लिए कहेगा या कम से कम पैसे लौटाकर मामला शांत करने को कहेगा। यहाँ तक कि उस कमजोर पल में मुझे भी डर लगा कि वह अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुप रह जाएगा, लेकिन अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजरें अभी भी उस घड़ी पर टिकी थी और फिर अचानक वह हंस पड़ा। हंसी बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उस तनाव भरे माहौल में वह सबको चौंका गई। यह खुशी की हंसी नहीं थी, ना ही यह मेरा मजाक उड़ाने वाली हंसी थी। यह ठंडी, तीखी और आत्मविश्वास से भरी थी, जैसे उसने एक बहुत ही भद्दे नाटक का पर्दाफाश कर दिया हो। अर्जुन ने सिर उठाकर सीधे अपनी माँ को देखा, फिर प्रिया को। उसने बहुत धीरे धीरे कहा, एक शब्द, साफ। यह खेल बहुत पुराना हो गया है, अब इसमें कोई नहीं फंसेगा। लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। सावित्री माँ जो रोने का नाटक कर रही थी, बीच में ही रुक गई। प्रिया का चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया और उसने गड्डी को और जोर से पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही पलों में उसने अपनी आवाज ऊंची करने की कोशिश की। अर्जुन, तुम यह क्या कर रहे हो? पैसे तुम्हारी पत्नी के पर्स से निकले हैं, इतने लोगों के सामने तुम उसे और कैसे बचाओगे? अर्जुन ने प्रिया को तुरंत जवाब नहीं दिया। वह मेरे पास आया और धीरे से मेरी कोहनी पकड़ ली। उसका हाथ गर्म और स्थिर था, उस कमरे की ठंडक के बिल्कुल विपरीत। उसने मेरे गाल पर बने लाल निशान को देखा। उसकी आंखें गहरी हो गई और फिर उसने मेज से एक टिश्यू लेकर मेरे आंसू पोंछे। उसकी आवाज धीमी हो गई, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। इसके बाद अर्जुन पूरे परिवार की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर अब कोई नरमी नहीं थी। उसने साफ साफ कहा, मेरा मतलब यह है कि जिसने भी मेरी पत्नी के पर्स में पैसे रखे हैं, वह खुद अच्छी तरह जानता है। यह वाक्य उस कमरे के झूठे माहौल पर एक करारा तमाचा था। पहली बार जब से मुझ पर आरोप लगा था, मैंने देखा कि प्रिया मेरे पति की नजरों से बच रही थी और सावित्री माँ मूर्ति की तरह खड़ी थी। उनके होठ कसकर भींचे हुए थे और हाथ कांप रहे थे। अर्जुन ने तुरंत अपना फोन नहीं निकाला या कोई सबूत पेश नहीं किया। वह जितना शांत होता गया, कमरा उतना ही तनावपूर्ण होता गया। मैं उसके बगल में खड़ी थी। मेरा एक गाल अभी भी चल रहा था, हाथ डर से ठंडे थे और सावित्री माँ अपने बेटे को घूर रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थी, जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस नाटक को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति खुद अर्जुन होगा। अर्जुन धीरे धीरे अपनी माँ की ओर मुड़ा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द साफ था। माँ, आपने कहा कि आपके ठीक 2 लाख खोए हैं, तो क्या आप बता सकती है कि आपने उन पैसों को कैसे रखा था? सावित्री माँ एक पल के लिए रुकी, फिर तुरंत जवाब दिया, सारे नए नोट थे, 500-500 के। मैंने 4 गड्डियाँ बनाई थी, हर गड्डी 500 की, लाल धागे से बांधकर एक ही लाल लिफाफे में रखा था। उन्होंने बहुत तेजी से कहा, जैसे जवाब पहले से तैयार कर रखा हो। अर्जुन ने सिर हिलाया और फिर प्रिया की ओर मुड़ा। उसकी नजरें प्रिया के हाथ में पकड़ी गड्डी पर टिकी थी। तो जो गड्डी आपने अभी उठाई है, उसमें कितने पैसे हैं? क्या आप सबके सामने गिनने की हिम्मत रखती है? प्रिया एक पल के लिए चौंक गई। उसने गड्डी की ओर कसकर पकड़ लिया। उसके होंठ हल्के से कांपे, लेकिन इतने लोगों की नजरों के सामने वह गिनने से इनकार नहीं कर सकती थी। प्रिया ने एक झूठी मुस्कान लाने की कोशिश की। गिनने में क्या है, गिन लेती हूँ। तुम यह मत सोचो कि ऐसा करके तुम अपनी पत्नी को बचा लोगे। उसने गड्डी को मेज पर रखा। 500 के नए नोट एक एक करके सबके सामने फैलाए जाने लगे। उस भारी सन्नाटे में नोटों की चरचराहट गूंज रही थी। 5,000, 10,000 और 15,000 पर गिनती रुक गई। प्रिया ने गिनती पूरी की। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। अर्जुन ने फिर से पूछा, कितने? प्रिया ने होंठ खींच लिए, कोई जवाब नहीं दिया। पास बैठे एक चाचा ने कहा, 15,000 है। तुरंत ही कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, सावित्री जी तो कह रही थी कि 2 लाख खोए हैं। अगर यह वही पैसा है तो बाकी के पैसे कहाँ है? या शायद यह गड्डी है ही नहीं। इन बातों से सावित्री माँ का चेहरा बदल गया। वह तुरंत चिल्लाए थे, क्या हुआ? उसे अभी पूरी रकम छिपाने का मौका नहीं पाया होगा। बाकी उसने अपने कमरे में सूटकेस में कपड़ों में कहीं छिपाए होंगे। चोर अगर हथियार तो होता तो पैसे एक साथ पर्स में क्यों रखता? मैं यह सुनकर सांस रोके खड़ी थी। उसका मतलब था कि अगर मेरे पर्स में पैसे मिले हैं तो मैं चोर हूँ और बाकी की रकम के लिए वह कोई भी कहानी गढ़ सकती है। अर्जुन को गुस्सा नहीं आया। उसने बस अपनी माँ को बहुत देर तक देखा और फिर कहा, अजीब बात है, आपने मेरा कमरा चेक नहीं किया, भैया का कमरा चेक नहीं किया, किसी और से नहीं पूछा, लेकिन शुरू से ही आपको यकीन है
कि मेरी पत्नी ही पैसे लिए हैं। इतना यकीन कि पैसे देखते ही आपने उसे थप्पड़ मार दिया। सावित्री माँ की बोलती बंद हो गई। विक्रम तुरंत बीच में बोला, अर्जुन तुम माँ से कैसे बात कर रहे हो? पैसे तुम्हारी पत्नी के पर्स से निकले हैं, सबने देखा है। तुम अब बात को घुमाने की कोशिश मत करो। अर्जुन अपने भाई की ओर मुड़ा और फीकी हंसी हंसा। मैं बस सच जानना चाहता हूँ भैया, दिवाली के दिन पैसे खोना बड़ी बात है ना? तो सच तो सामने आना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो शांत हो सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया जाए। इस बार प्रिया एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज में अब नाराजगी थी। क्या तुम्हारा मतलब है कि इस घर में सबके मिलजुल कर तुम्हारी पत्नी को फंसाया है? यह सवाल पूछते ही कुछ रिश्तेदार फिर से अर्जुन को देखने लगे, यह जानने के लिए कि क्या वह सीधे सीधे आरोप लगाने की हिम्मत करेगा। अर्जुन ने प्रिया को इतनी तीखी नजरों से देखा कि मैंने महसूस किया कि वह थोड़ा पीछे हट गई। उसने धीरे से लेकिन साफ साफ कहा, आपने पर्स इतनी जल्दी खंगाला जैसे आपको पहले से पता था कि पैसे किस जेब में है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। यह कोई ऊंची आवाज में लगाया गया आरोप नहीं था, लेकिन यह सीधा उस अजीब बात पर निशाना था जिस पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था। मैं खुद चौंक गई। याद आया कि प्रिया ने पर्स को ज्यादा देर नहीं खंगाला था। उसने जिप खोलते ही सीधे अंदर वाली जेब में हाथ डाला था, जैसे गड्डी वहीं रखी हो ताकि वह उसे आसानी से निकाल सके। प्रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कुछ कहना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। विक्रम ने तुरंत मेज पर हाथ पटका, तमीज से बात करो अर्जुन, वह तुम्हारी भाभी है। वह माँ की मदद कर रही थी और तुम उसे मुजरिम बना रहे हो। अर्जुन ने विक्रम की तरफ नहीं देखा, बस जवाब दिया, अगर कोई बेकसूर है तो उसे एक सवाल से डर क्यों लगेगा? यह सुनकर विक्रम का चेहरा लाल हो गया और प्रिया ने नीचे पड़े नोटों को उठाना शुरू कर दिया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। मैं अर्जुन के पीछे खड़ी थी। मेरा दिल डर और हैरानी से भरा था। 3 साल की शादी में मैंने इस घर में शांति के लिए सिर झुकाना सीख लिया था। मैंने अर्जुन को हमेशा अपनी माँ के सामने चुप रहते देखा था और मुझे लगता था कि वह माँ के सम्मान में चुप रहता है, लेकिन आज दिवाली के दिन पूरे खानदान के सामने वह मेरे आगे ढाल बनकर खड़ा था। उसके एक एक शब्द उस झूठे नाटक की परत उधेड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन अभी रुका नहीं था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। पूरा घर तनाव में आ गया। सावित्री माँ चिल्लाए, किसे फोन कर रहे हो? पुलिस को। अपनी पत्नी को बचाने के लिए। अर्जुन ने माँ को जवाब नहीं दिया। उसने एक नंबर डायल किया, स्पीकर ऑन किया और फोन को मेज पर रख दिया। कुछ ही रिंग के बाद दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, हाँ अर्जुन बोलो। अर्जुन ने संक्षेप में कहा, राकेश मुझे सुबह 6:40 बजे की हॉलवे की कैमरा फुटेज भेजना। हाँ वहीं मेरे बेडरूम के दरवाजे के ठीक सामने वाली, तुरंत मैसेज कर दो। दूसरी तरफ से आवाज आई, सब ठीक तो है? अर्जुन ने पूरे कमरे पर नजर डाली और कहा, किसी ने मेरी पत्नी के पर्स में पैसे रख दिए हैं, मुझे बस चेक करना है। कैमरा फुटेज के 2 शब्द सुनते ही प्रिया का रंग उड़ गया। वह बहुत तेजी से नीचे झुकी और फर्श पर पड़ी मेरी लिपस्टिक उठा रही हो, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि लिपस्टिक फिर से गिर गई। सावित्री माँ तो कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गई। उन्होंने कुर्सी को हाथों को इतनी जोर से पकड़ा कि उनके नाखून लड़की में धंस गए। मैं अपनी पति के बगल में खड़ी थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रहा था। पहली बार जब से मुझ पर आरोप लगा था, मैंने देखा कि घबराहट मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि उन लोगों के चेहरा पर थी जो कुछ देर पहले मुझ पर चिल्ला रहे थे। अर्जुन का फोन मेज पर पड़ा था। उसकी स्क्रीन कभी बंद होती, कभी किसी नोटिफिकेशन से जल उठती, जिससे कमरे का तनाव और बढ़ता जा रहा था। अब कोई पुलिस बुलाने की बात नहीं कर रहा था, ना ही कोई मुझसे माफी मांगने के लिए कह रहा था। सबकी नजरें बस मेरे पति के फोन पर टिकी थी, जैसे बस उसके बजने पर भी देर थी और सब कुछ बदल जाएगा। अर्जुन मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अब नरमी थी, जो उसकी माँ और भाई भाभी से बात करते समय की ठंडक से बिल्कुल अलग थी। उसने धीरे से मेरे उस गाल को छुआ जो अभी भी लाल था। उसकी आवाज़ भारी हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं चौंक गई। अर्जुन ने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें वह थप्पड़ सहने दिया, लेकिन अगर मैं शुरू में ही उन्हें रोक देता तो वे कहते हैं कि मैं पत्नी का अंधा भक्त हूँ। मुझे उन्हें अपना पूरा नाटक खेलने देना था ताकि सब अपनी आंखों से देख सके। यह सुनकर मेरा दिल दर्द और अपमान से भर गया। मेरे अंदर का एक हिस्सा अभी भी उससे नाराज था कि उससे मुझे इतनी देर अकेला क्यों छोड़ा, लेकिन जब मैंने अर्जुन की आंखों में देखा तो मुझे वहाँ कोई लापरवाही या हिचकिचाहट नहीं दिखी। मुझे बस एक गहरा दर्द दिखा जिसे उसे दबा रखा था। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। वह इसलिए चुप नहीं था कि उसे मुझ पर यकीन नहीं था, बल्कि वह सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि फंसने वाले के पास बचने का कोई रास्ता ना रहे। सावित्री माँ यह सुनकर कड़वाहट से हंसी, वाह, अब महान पति बनने का नाटक कर रहे हो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पूरे घर ने मिलकर तुम्हारी पत्नी के खिलाफ साजिश रची हो।
माँ, मैंने सिर्फ यह कहा है कि जिसने किया है वह खुद समझ जाए। यह सुनकर प्रिया, जो मेज के पास खड़ी थी, अचानक अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी, लेकिन उसकी उंगलियां साफ कांप रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे बताना शुरू किया, जैसे वह एक एक पहेली को उसकी सही जगह पर रख रहा हो। दिवाली से कुछ दिन पहले मैंने प्रिया भाभी को हमारे कमरे के दरवाजे के पास कई बार घूमते देखा था। पहले मुझे लगा कि घर में भीड़ है तो वह गलती से इधर आ गई होंगी, लेकिन एक बार मैं नीचे से ऊपर आया तो देखा कि वह हमारे दरवाजे से बिल्कुल सटी खड़ी थी। उनका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि वह बाथरूम ढूंढ रही थी। प्रिया तुरंत बोली, इतने बड़े घर में कोई रास्ता भूल जाए तो इसमें अजीब क्या है? अर्जुन ने सिर हिलाया। एक बार भूलना अजीब नहीं है भाभी, 3 बार भूलना अजीब है। लिविंग रूम में फिर सन्नाटा छा गया। उस वक्त मुझे लगा कि शायद मैंने ही जल्दबाजी में ठीक से नहीं रखा होगा। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा और आगे कहा, मीरा की एक बहुत छोटी आदत है, वह इस्तेमाल के बाद पर्स की जिप हमेशा दाएं तरफ बंद करती है, लेकिन 29 तारीख की शाम मैंने देखा कि जिप बाईं तरफ थी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि शायद वह भूल गई होगी। उस वक्त मुझे भी कुछ पक्का नहीं पता था, मैं सुन रह गई। इतनी छोटी बात जिस पर मैंने कुछ खुद ध्यान नहीं दिया था, उसे वह याद था। सावित्री माँ नाराज होकर बोली, जिप का खिसकाना भी कोई सबूत होता है क्या? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यह घर चोर और चौके का है। अर्जुन का चेहरा नहीं बदला। जीप का खिसकना सबूत नहीं है माँ, लेकिन यह एक इशारा था। उसके बाद आपने बार बार उन 2 लाख का जिक्र किया, इतनी बार जैसे आप चाहती थी कि सबको याद रहे कि वे में पैसे मौजूद है। उस वक्त मुझे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। विक्रम हंसा, तुम कहानियां बनाना बंद करो। माँ के पास शगुन के पैसे थे तो उन्होंने सबको बताया। त्योहार में ऐसा कौन नहीं करता। अर्जुन ने अपने भाई की ओर देखा, उसकी आंखें तीखी हो गई। भैया, अगर सिर्फ बताना होता तो माँ हर बार उन पैसों का जिक्र करते हुए मीरा की तरफ नहीं देखती। यह सुनकर विक्रम का चेहरा उतर गया। वह कुछ कहना चाहता था पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। अर्जुन ने बताया कि 30 की रात जब सब सो गए थे, उसने अपने दोस्त राकेश को फोन करके हॉलवे के मिनी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने को कहा था। वह कैमरा किसी की जासूसी करने के लिए नहीं लगाया था। वह तब लगाया गया था जब घर से पापा की एक घड़ी चोरी हो गई थी और कभी नहीं मिली। दोबारा ऐसी घटना ना हो इसलिए अर्जुन ने कैमरा हॉलवे में लगा दिया था, जहां से उसका कमरा और सीढ़ियों दोनों दिखती थी। मैंने तुम्हें नहीं बताया। अर्जुन मेरी ओर मुड़ा। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सीधी हो और जल्दी घबरा जाती हो। अगर तुम्हें पहले से पता होता तो तुम्हारी आंखों की एक जरा सी बदली हुई नजर भी साजिश करने वाले को सतर्क कर देती। यह सुनकर मेरे आंसू फिर बहने लगे। शुरू से अंत तक उसने न सिर्फ मुझ पर यकीन किया बल्कि मेरी कमजोरी को भी समझा। वह जानता था कि मैं इतना अच्छा अभिनय कर सकती नहीं। अर्जुन ने कहा कि दिवाली की सुबह जब सावित्री माँ ने जानबूझकर फिर से पैसे मंदिर के दराज में रखने की बात की तो उसे यकीन हो गया कि कुछ योजना बनाई गई है। इसलिए जब वह फोन पर बात करते लेकिन बाहर गया तो असल में वह राकेश का भेजा हुआ मैसेज खोल रहा था। पहले वीडियो में कैमरा ने रिकॉर्डिंग किया था कि जब रसोई में मैं थी, लाल साड़ी पहनी एक औरत तेजी से हॉलवे से गुजरी, मेरे कमरे के सामने रुकी, इधर उधर देखा और फिर दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। यह सुनकर मेरा दिल लगभग रुक गया। लाल साड़ी, दिवाली की सुबह। इस घर में सिर्फ 2 लोगों ने लाल पहना था, प्रिया और एक 16 साल की चचेरी बहन, लेकिन वह उस वक्त बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। अर्जुन ने कहा कि पहले वीडियो में सिर्फ पीठ दिख रही थी, कि जो पूरे परिवार के सामने किसी को दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं था। वह औरत ड्रेसिंग टेबल के पास झुकी, मेरे पर्स में एक घड़ी डाली और जल्दी से बाहर निकल गई। प्रिया अचानक जोर से बोली, अगर वीडियो है तो दिखाओ, इतनी बातें क्यों बना रही हो? लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, मैं साफ फुटेज का इंतजार कर रहा हूँ। पहले वाले में सिर्फ पीठ दिख रही है। अगर मैं उसे जल्दी दिखा देता तो आप कह देती कि वीडियो में आप नहीं है। प्रिया चुप हो गई। अर्जुन का जवाब सीधा उसके उस बहाने पर चोट कर रहा था जो वह बनाने वाली थी। अर्जुन ने कहा कि वह इंतजार कर रहा था कि वह व्यक्ति खुद आत्मविश्वास से आगे आए, खुद मेरा पर्स खंगाले, खुद पैसे उठाए और खुद को खोजने वाला बताए। वह इंतजार कर रहा था कि यह नाटक उस मोड़ पर पहुंचे जहां कहानी बनाने वाला खुद ही अपने जाल में फंस जाए। यह कहकर कमरा इतना शांत हो गया कि मुझे अपनी सांसें की आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक उसी पल मेज पर रखा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर राकेश का नया मैसेज था। अर्जुन ने उसे खोला। स्क्रीन पर एक साफ किया हुआ वीडियो था जो ठीक उसी फ्रेम पर रुका था जहां लाल साड़ी वाली औरत ने अपना चेहरा कैमरे की तरफ और थोड़ा घुमाया था। पूरे लिविंग रूम में सांसें रोक ली। अर्जुन ने प्ले बटन पर उंगली रखी और प्रिया ऐसे खड़ी थी जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो।
उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। अर्जुन ने प्ले बटन दबाया और फोन का स्क्रीन सबकी तरफ घुमा दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने फोन उठाया और उसे सीधे लिविंग रूम की दीवार पर लगे बड़े टीवी से कनेक्ट कर दिया। बड़ी स्क्रीन पर कमरे में बैठे हर किसी का तनावग्रस्त चेहरा साफ दिख रहा था। अब कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। कैमरा फुटेज दूसरी मंजिल के हॉलवे से शुरू हुई। स्क्रीन पर मैं खुद रसोई में दिख रही थी, फलों की टोकरी लेकर गुजर रही थी और हॉलवे में लाल साड़ी पहने औरत ने दिखाई दी। वह बहुत तेजी से चल रही थी, लेकिन उसकी चाल स्वाभाविक नहीं लग रही थी। वह चलते चलते बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रही थी और फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। बस उसके खड़े होने के अंदाज से ही मेरा दिल ठंडा पड़ गया। वह औरत दरवाजा खोलकर अंदर गई। कैमरा कमरे के अंदर का नहीं दिखा सकता था, लेकिन 1 मिनट से भी कम समय में वह बाहर निकली। अर्जुन ने वीडियो को धीमा किया। ठीक उस पल जब उसके सीढ़ियों की तरफ देखने के लिए अपना चेहरा थोड़ा घुमाया, प्रिया का चेहरा स्क्रीन पर साफ दिखाई दिया। पूरे लिविंग रूम में जैसे हवा खत्म हो गई हो। मेरी चाची जो चाय पी रही थी, उनका हाथ हवा में ही रुक गया। मैं पूरी तरह कांप गई थी। मुझे शक था, डर था। मुझे शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था जब प्रिया ने इतनी जल्दी पर्स खंगाल किया था तो, लेकिन अपनी आंखों से अपनी जेठानी को चुपके से कैमरे में घुसते देखकर मैं फिर भी स्तब्ध थी। जिस औरत ने अभी अभी मुझे पापी कहा था, जिसने सबके सामने पैसे लहराए थे, वही वह इंसान थी जिसने उन्हें मेरे पर्स में रखा था। मुझे तुरंत राहत महसूस नहीं हुई, मुझे बस ठंड महसूस हुई। इस रात की ठंड की एक घर में जिसे परिवार कहा जाता है, लोग एक दूसरे के खिलाफ इतनी जहरीली साजिश रच सकते हैं। सावित्री माँ खड़ी हो गई। मुझे लगा कि वह प्रिया से पूछेगी कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन नहीं। उनका पहला वाक्य अर्जुन पर चिल्लाना था। तूने घर में कैमरा लगाया और किसी को बताया नहीं। तू इस घर को अपने ही लोगों की जासूसी करने के जगह समझता है। मैं उन्हें अविश्वास से देखती रही। मेरे पर्स में पैसे प्रिया ने रखे थे। मुझे अभी अभी सबके सामने थप्पड़ मारा गया था और जिस बात की उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी वह यह थी कि अर्जुन ने कैमरा क्यों लगाया। अर्जुन ठंडा हंसा। उस हंसी ने सावित्री माँ का चेहरा और बिगाड़ दिया। उसने कहा, अगर यह कैमरा नहीं होता तो आज आपकी बहू सच में चोर बन गई होती। तब क्या पूछती कि कौन किसकी जासूसी कर रहा था। सावित्री माँ का मुंह खुला रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती विक्रम आगे बढ़ा। उसने अर्जुन का फोन छीनने की कोशिश की। उसकी आंखें लाल थी। इधर लाओ, तुम्हें मेरी पत्नी का वीडियो बनाने की इजाजत किसने दी। अर्जुन तेजी से पीछे हटा। एक हाथ से फोन बचाया और दूसरे से विक्रम को पीछे धकेल दिया। विक्रम लड़खड़ाकर मेज से टकराया और कुछ लिफाफे जमीन पर गिर गए। अर्जुन ने सीधे अपने भाई की आंखों में देखा। उसकी आवाज गहरी हो गई। नाटक बंद करो भैया। आपकी पत्नी ने मेरी पत्नी के पर्स में पैसे रखे। आपने उससे एक सवाल नहीं पूछा और सीधे सबूत मिटाने चले आए। किस बात से डर रहे हो आप? यह सवाल सुनकर विक्रम चुप हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन अब वह पहले की तरह जोर से नहीं बोल पा रहा था। प्रिया कमरे के बीच में खड़ी थी। उसके होंठ कांप रहे थे और फिर अचानक वह रो पड़ी। आंसू इतनी तेजी से बहे जैसे वे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। प्रिया सावित्री माँ के पैरों में गिर पड़ी। उनके पैर पकड़ लिए और सिसकते हुए बोली, माँ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस मीरा को डराना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। पूरे कमरे में हलचल मच गई। डराना? किसी के पर्स में पैसे रखकर, पूरे घर के सामने तलाशी करवाकर, साथ से थप्पड़ पड़वाकर और पुलिस बुलाने की धमकी देकर डराना। मेरी चाची ने जोर से चाय का कप मेज पर रखा। उनकी आवाज गुस्से में कांप रही थी। यह कैसा डराना है जो किसी को साल के पहले ही दिन चोर बता दे। प्रिया और जोर से रोने लगी, लेकिन अब उसकी रोने की आवाज पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। मैं प्रिया को देख रही थी। मेरा गला कड़वा हो गया था। अगर अर्जुन ना होता, अगर यह कैमरा फुटेज ना होती, तो क्या वह ऐसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगती, या वह वहीं खड़ी होकर मुझे चोर कहती रहती और मुझे दिवाली के दिन पुलिस स्टेशन भिजवा देती। अर्जुन अभी रुका नहीं था। उसने रिमोट उठाया और वीडियो को लगभग 15 मिनट पीछे किया। सब लोग आगे देखिए। इतनी जल्दी उसकी बात पर यकीन मत कीजिए। स्क्रीन पर फिर से दूसरी मंजिल की सीढ़ियां दिखाई दी। इस बार प्रिया एक बड़े से फूलदान के पीछे छिपी खड़ी थी। सावित्री माँ पूजा घर से बाहर निकली। उनके हाथ में एक घड़ी थी। दोनों ने काफी देर तक बात की। कैमरा आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन जो तस्वीरें थी वे रोंगटे खड़े करने वाली थी। दोनों बार बार नीचे घर की तरफ देख रहे थे और फिर सावित्री माँ ने खुद वह घड़ी प्रिया को दी। इस बार कानाफूसी और तेज हो गई। एक रिश्तेदार ने कहा, इसका मतलब इसमें सांस भी शामिल है। दूसरे ने से हिलाया। दिवाली के दिन अपनी ही छोटी बहू के खिलाफ साजिश, बहुत बुरा किया। सावित्री माँ का चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन वह अभी भी अकड़ कर बोली, मैं तो बस यह परखना चाहती थी कि वह ईमानदार है या नहीं। इस घर की बहू को खरा उतरना पड़ता है।
और परीक्षा पास करनी पड़ती है। अर्जुन ने जोर से रिमोट मेज पर पटका। सूखी आवाज से सब चौंक गए। उसने अपनी माँ को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। परीक्षा किसी को चोर बताकर और पूरे खानदान के सामने थप्पड़ मारकर परीक्षा ली जाती है। माँ, आपको यह कोई खेल लग रहा है? अगर मेरे पास सबूत नहीं होता तो क्या आप मेरी पत्नी को जिंदगी भर के लिए चोर का दाग देने वाली थी? सावित्री माँ ने होठ पी लिए। कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया फर्श पर घुटनों के बल बैठी रो रही थी। ठीक उसी तनावपूर्ण माहौल में बाहर गेट पर एक मोटरसाइकिल के जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई। दो अजनबी आदमी एक काली बाइक से उतरे। उनके कपड़े गहरे रंग के थे, कलाई पर टैटू थे और उनकी नजरें सीधे घर के अंदर देख रही थी। उनमें से एक ने साफ आवाज में पूछा, विक्रम भैया घर पर है? यह आवाज सुनते ही विक्रम का शरीर अकड़ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और मेज को पकड़ते उसके हाथ कांपने लगे। वे दोनों आदमी सीधे गेट से अंदर आ गए, जैसे यह किसी और का नहीं बल्कि उसका अपना घर ही हो। आगे वाला आदमी थोड़ा मोटा था, गले में मोटी सोने की चेन थी और हाथ में कुछ कागज थे। पीछे वाला लंबा और पतला था, जिसने एक काली जैकेट पहनी हुई थी। उसकी नजरें पूरे कमरे में से होती हुई विक्रम पर आकर रुक गई। किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं थी। विक्रम का चेहरा देखकर ही मैं समझ गई कि वे लोग दिवाली की शुभकामनाएं देने नहीं आए थे। मोटे आदमी ने आंगन के बीच में खड़े होकर जोर से कहा, विक्रम भैया कहाँ है? आज आखिरी तारीख है। घर में बैठे सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। सावित्री माँ जल्दी से बाहर निकली। चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोली, आप लोग विक्रम को किस काम से ढूंढ रहे हैं? बाहर आकर बात कर लीजिए, आज घर में मेहमान है। विक्रम जैसे नींद से जागा हो जल्दी से बाहर भागा और उस आदमी को गेट की तरफ खींचने लगा। सेठी भाई, बाहर बात करते हैं, आज घर में बहुत लोग हैं। लेकिन सेठी नाम के उस आदमी ने विक्रम का हाथ झटक दिया। उसकी आवाज में गुस्सा था। क्या बाहर बात करे? कर्जा लिया है तो चुकाओ। 3 महीने से तुम मुझे टाल रहे हो। कल तुमने कहा था कि आज सुबह पक्का पैसे मिल जाएंगे। कहाँ है पैसे? कर्जा लिया है तो चुकाओ। यह सुनते ही पूरे लिविंग रूम में सनसनी फैल गई। सावित्री माँ घबराकर रिश्तेदारों की तरफ मुड़ी और झूठी हंसी हंसकर बोली, कुछ नहीं, विक्रम के बिजनेस पार्टनर है। साल के अंत में पैसों के लिए थोड़ा जल्दी में है। लेकिन उस आदमी ने उन्हें वो नाटक नहीं करने दिया। वह सीधे लिविंग रूम में आया, कागजों को मेज पर धड़ से पटका, जिसे बचे खुचे लिफाफे कांप उठे। कैसा बिजनेस? 5 लाख उधार लिए है, 3 महीने से 1 रुपया का ब्याज भी ठीक से नहीं दिया और आज दरवाजा बंद करके दिवाली मना रही हो। उसने एक एक शब्द साफ साफ कहा, किसी की परवाह किए बिना। जो माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था, अब उसमें एक और बड़ा पत्थर फेंक दिया गया था। सब शून्य रह गए थे। मैं अर्जुन की तरफ मुड़ी। अब मुझे समझ में आया कि वह शुरू से इतना शांत और खतरनाक क्यों लग रहा था। यह सिर्फ मुझे अपमानित करने का एक छोटा सा नाटक नहीं था। यह किसी बहुत बड़ी और गंदी चीज से जुड़ा था, जिसे बहुत सावधानी से छिपाया जा रहा था। अर्जुन ने विक्रम को देखा। उसकी आवाज ठंडी हो गई। तो यह असली वजह है, माँ और प्रिया भाभी की, आपने मेरी पत्नी के साथ यह सब किया। विक्रम चिल्लाया, जैसे वह अपनी आवाज से डर को छिपाना चाहता हो। तुम्हें क्या पता है? मेरे मामले में दखल मत दो। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। मेरे सामने ढाल बनकर दखल ना दूं। आपने अपनी पत्नी को मेरी पत्नी के पर्स में पैसे रखने दिया, माँ को उसे थप्पड़ मारने दिया और उसे पूरे खानदान के सामने चोर बनाने की कोशिश की, और आप कहते हैं कि दखल ना दूं। सावित्री माँ चीखी, अर्जुन चुप हो जाओ। तुम क्या चाहते हो कि घर की बात बाहर वाले सुने? अर्जुन अपनी माँ की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में दर्द था, पर अब कोई नरमी नहीं थी। माँ, आपको बाहर वालों के सुनने का डर है, लेकिन आपको इस बात का डर नहीं था कि पूरा खानदान मेरी पत्नी को बेइज्जत होते देखेगा। आप उसे चोर बनाना चाहती थी ताकि हम घर छोड़कर चले जाए और इस घर की मुसीबतों से दूर हो जाए, है ना? एक चाची चौंक कर खड़ी हो गई। अर्जुन बेटा, तुम क्या कह रहे हो? कैसा घर? अर्जुन ने दूसरी मंजिल की ओर इशारा किया। यह घर जिसे माँ विक्रम भैया का कर्जा चुकाने के लिए चुपके से बेच रही है, लेकिन क्योंकि मैंने भी ठीक करवाने के लिए पैसे लगाए हैं। घर के सामान में मेरा भी हिस्सा है, इसलिए इसे शांति से बेचने के लिए पहले मेरी पत्नी को बदनाम करना जरूरी था, ताकि हम खुद ही यहाँ से चले जाए। बकवास, सावित्री माँ चीखी। उनका चेहरा लाल हो गया था। तुम बड़ों से बात करने की तमीज भूल गए हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं घर बेचूं या ना बेचूं, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। एक बड़े चाचा ने तुरंत पूछा, सावित्री, क्या तुम सच में घर बेच रही हो? हमें तो किसी ने नहीं बताया। सावित्री माँ की बोलती बंद हो गई। बस वह एक पल की चुप्पी ही सबको यह समझाने के लिए काफी थी कि अर्जुन झूठ नहीं बोल रहा था। विक्रम को लगा कि वह हर तरफ से घिर गया है, तो वह अचानक अर्जुन की तरफ मुंह काले कर दौड़ा। मैं चीखी, लेकिन अर्जुन तेजी से हट गया। विक्रम अपना संतुलन खो बैठा और मेज पर जा गिरा, जिसे मिठाइयाँ, मेवे और चाय के कप फर्श पर बिखरे गए। दिवाली की सुबह का वह खूबसूरत नजारा अब एक युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। प्रिया उस वक्त अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए रो रही थी।
विक्रम जी मजबूरी में थे, तभी उन्होंने कर्जा लिया। वह घर के बड़े बेटे हैं, उन पर बहुत दबाव है। अर्जुन, तुम एक बार अपने भाई भाभी पर रहम करो। अर्जुन उसकी तरफ मुड़ा और सुबह से पहली बार उसकी आवाज में गुस्सा था। मजबूर थे इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी और को चोर बना दिया। मजबूर थे इसलिए मेरी पत्नी को पूरे घर के सामने थप्पड़ खाने दिया। सेठी जो पास ही खड़ा था अचानक हंस पड़ा। कैसा दबाव, मैं बताता हूँ सबको। विक्रम ने यह पैसा बिजनेस के लिए नहीं लिया था। पिछले 6 महीने से यह ऑनलाइन सट्टेबाजी में पैसा लगा रहा है। एक के बाद एक हारता जा रहा है। कल रात मेरे पैरों में गिरकर मोहताज मांग रहा था। कह रहा था कि आज सुबह पक्का पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ देखो, परिवार के साथ दिवाली मना रहा है। पूरे लिविंग रूम में सनसनी फैल गई। सावित्री माँ मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। उनके होंठ कांप रहे थे और विक्रम ने सिर झुका लिया। किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। मेरे हाथ अभी भी डर से कांप रहे थे, लेकिन अब मैं समझ गई थी मेरे खिलाफ यह जाल सिर्फ एक चोरी को छिपाने के लिए नहीं था। यह एक ऐसे घर की इज्जत बचाने के लिए बिछाया गया था जो अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। कर्जदार की बात सुनकर लिविंग रूम में जैसे किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया हो। कुछ मिनट पहले सावित्री माँ मेरे ऊपर चिल्ला रही थी और 2 लाख के लिए पुलिस बुलाने की धमकी दे रही थी। और अब दिवाली के दिन पूरे खानदान के सामने सबको पता चल गया था कि उनके बड़े बेटे ने सट्टेबाजी के लिए 5 लाख का कर्जा ले रखा है। वह संस्कारी और प्रतिष्ठित परिवार का मुखौटा जिसे वह सालों से बनाए हुए थी, एक ही सुबह में टूटकर बिखर गया था। सावित्री माँ कुछ पल सुन खड़ी रह गई, फिर अचानक उनकी आवाज़ बदल गई। अब वह चिल्ला नहीं रही थी, वह अर्जुन की ओर मुड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे यह सब पहले से तय हो। अर्जुन बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, वह तुम्हारा बड़ा भाई है। तुम छोटे हो, क्या तुम अपने भाई को मरते हुए देख सकते हो? उसने गलती की है, मैं जानती हूँ उसने गलती की है, लेकिन खून का रिश्ता है, तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं उन्हें देखकर हैरान थी। यह वही औरत थी जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे चोर कहा था, और अब वह ऐसे रो रही थी जैसे वह दुनिया की सबसे बेचारी इंसान हो। प्रिया ने अपनी सास को यह कहते सुना तो वह भी तुरंत अर्जुन के पास आ गई। वह उसके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, भाई साहब, इस बार हमारे परिवार को बचा लीजिए। मेरा बच्चा छोटा है, क्या आप चाहेंगे कि वह अपने पिता को खो दे? मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, मैं बहुत मजबूर थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं अर्जुन के पीछे खड़ी थी, मेरा मन बेचैन था। पहले भी अर्जुन ने कई बार चुपचाप अपने भाई की मदद की थी। एक बार विक्रम को बिजनेस में घाटा हुआ तो अर्जुन ने पैसे दिए। एक बार उसने कहा कि बच्चे की स्कूल फीस के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो अर्जुन ने पैसे भेजे। मुझे सब पता था, लेकिन मैं इसे परिवार का मामला समझकर कभी कुछ नहीं बोली। इसलिए इस वक्त मुझे सच में डर था कि अर्जुन फिर से पिघल जाएगा। लेकिन इस बार अर्जुन ने ना तो प्रिया को उठाया और ना ही अपनी माँ को उस तरह देखा जैसे वह हमेशा देखता था। उसने बस एक एक करके सबको ठंडी नजरों से देखा। फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे पूरे कमरे की बोलती बंद हो गई, अगर आज कैमरा खराब होता तो क्या होता? किसी ने जवाब नहीं दिया। प्रिया का रोना भी एक पल के लिए रुक गया। अर्जुन ने अपनी गहरी आवाज में कहना जारी रखा, अगर आज कैमरा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता तो मेरी पत्नी चोर बन जाती। माँ उसे थप्पड़ मार चुकी थी। विक्रम भैया पुलिस बुलाने वाले थे। प्रिया भाभी ने पूरे खानदान के सामने पैसे लहराए थे। उस वक्त मेरी पत्नी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता, पूरा खानदान उसे चोर कहता और आपका परिवार साफ सुथरा बच जाता है ना। सावित्री माँ का गला रंध गया, उनकी आंखें लाल थी, पर उनमें अपने बेटे की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। प्रिया ने सिर झुका लिया। विक्रम जो अब तक चुप था वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने माथे से पसीना पोंछा, तुम बहुत बोल चुके, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैंने गलती की तो की, यह मेरा मामला है। तुम छोटे होकर अपने भाई को बाहर वालों के हाथों बेइज्जत होते देखोगे, इतने पत्थर दिल मत बनो। अर्जुन फीकी हंसी हंसा। उस हंसी ने विक्रम को चुप करा दिया। आपने दिवाली की सुबह मेरी पत्नी को बर्बाद करने की साजिश रची और अब आप भाई भाई के रिश्ते की दुहाई दे रहे हैं। आपने कर्जा लिया है, आप झुकाइए। खून के रिश्ते का वास्ता देकर किसी और को अपनी गंदगी में मत घसीटिए। सेठी जो पास ही खड़ा था अब बोला, वैसे मुझे भी अजीब लगा था। कल अम्मा जी ने मुझे फ़ोन किया था, कहा था कि आज सुबह ठीक समय पर आ जाना, पैसे जरूर मिल जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि घर में बहुत लोग होंगे, उनका छोटा बेटा बहुत इज्जतदार है, वह अपनी माँ और भाई को बेइज्जत नहीं होने देगा। यह वाक्य सावित्री माँ के चेहरे पर दूसरे थप्पड़ की तरह पड़ा। सब लोग एक साथ उनकी तरफ देखने लगे। सावित्री माँ एकदम पीछे हटी। उनका चेहरा कभी सफ़ेद हो रहा था, कभी लाल। अर्जुन ने अपनी माँ को बहुत देर तक देखा और फिर धीरे धीरे पूछा, आप पैसे कहाँ से लाने वाली थी? माँ वह होठ हिला रही थी पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। अर्जुन ने फिर पूछा, इस बार उसकी आवाज़ में वजन था, आप 5 लाख कहाँ से चुकाती?
अगर आप मुझे मजबूर करने का इरादा नहीं रखती। सावित्री माँ आप पूरी तरह घिर चुकी थी। आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने तो बस वह हकलाने लगी। मैंने तो बस सोचा था कि अगर मीरा पर चोरी का इल्जाम लगेगा तो तुम लोग खुद ही घर छोड़कर चले जाओगे। तब यह घर बेचना आसान हो जाता, कोई अड़चन नहीं होती। यह कहते कहते उन्हें एहसास हुआ कि वह क्या बोल गई है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पूरा लिविंग रूम शून्य रह गया था। एक चाची ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान, सावित्री तुम सच में ऐसा सोच रही थी? मैं वहीं जम गई। हालांकि मुझे अंदाजा हो गया था कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन खुद सावित्री माँ के मुंह से यह सुनकर मेरा दिल दर्द से सिकुड़ गया। तो वे सिर्फ मुझ पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाना चाहते थे, वे मेरी इज्जत को तार तार करना चाहते थे, ताकि हम इस घर में रहने लायक ना बचे। जब मुझ पर चोर का दाग लगा, जब रिश्तेदार मुझसे नफरत करते, जब पुलिस का चक्कर लगता, तो मैं और अर्जुन अपमान के बोझ तले दबकर घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते। और फिर वे आसानी से घर बेचकर विक्रम का कर्जा चुकाते और अपनी झूठी इज्जत बचा लेते। अर्जुन ने अपनी मिट्टी पी ली। मैंने देखा कि उसकी नसों में खून दौड़ रहा है। उसकी आंखें सुबह से पहली बार लाल हो गई थी। उसने सावित्री माँ को देखा। अब उसकी आंखों में एक बेटे का दर्द नहीं था, बल्कि एक ऐसे पति का गुस्सा था जिसने अपनी आंखों से अपने परिवार को अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा करते हुए देखा था। उसने अब बहुत धीरे धीरे कहा, एक एक शब्द पत्थर की तरह भारी, माँ आपको मेरी पत्नी की इज्जत विक्रम भैया के 5 लाख के कर्जे से भी सस्ती लगी। सावित्री माँ फुट फुट कर रोने लगी, लेकिन इस बार कोई उन्हें संभालने के लिए आगे नहीं बढ़ा। विक्रम ने सिर झुका लिया। प्रिया ने अर्जुन के पैर छोड़ दिए और रिश्तेदार बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। मैं अपने पति के पीछे खड़ी थी। आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उस दिन पहली बार मैं डर से नहीं रो रही थी। मैं इसलिए रो रही थी कि आखिरकार किसी ने वह कह दिया जो मैं कहना चाहती थी। वह कह नहीं पा रही थी। विक्रम कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। शायद वह भी समझ गया था कि अब वह मुझ पर इल्जाम नहीं डाल सकता, ना ही भाई होने का वास्ता देकर अर्जुन को झुका सकता है। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसने कर्जदार को देखा, अपनी माँ को, फिर प्रिया को, और उसी पल में मैंने विक्रम की आंखों में एक बहुत ही क्रूर चमक देखी। यह एक ऐसे पति की नज़र नहीं थी जो अपनी पत्नी को बचाना चाहता हो, बल्कि एक ऐसे जवारी की नज़र थी जो हारने पर अपना आखिरी दांव चला रहा हो। उसने अचानक प्रिया की तरफ उंगली उठाई। उसकी आवाज़ फटी हुई थी, पर बहुत ऊंची थी। यह सब इसी का प्लान था। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था। शुरू से अंत तक यह और माँ आपस में बात कर रही थी। मुझे तो बाद में पता चला। पूरा कमरा शून्य रह गया। प्रिया जो फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी, अचानक सिर उठाकर उसे देखने लगी। उसका चेहरा अभी अभी आंसुओं से भीगा था, लेकिन उसकी आंखों में अब दया नहीं बल्कि नफरत थी। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। विक्रम ने थूक निकला, पर अभी भी अकड़ कर बोला, मैंने सच कहा। तुम मीरा से नफरत करती हो। तुम्हें डर था कि अगर वे यहाँ रहे तो बाद में घर का बंटवारा होगा, इसलिए तुमने उसके पर्स में पैसे रखने का नाटक किया। प्रिया हंस पड़ी, एक अजीब डरावनी हंसी। वह हाथ के सहारे खड़ी हुई। उसकी लाल साड़ी सिकुड़ गई थी और बाल खुले गए थे। विक्रम, तुम एक गिरे हुए इंसान हो। तुमने कहा था कि बात को बड़ा बनाना होगा, तभी वे घर छोड़कर जाएंगे। तुमने कहा था कि अगर मैं यह करूंगी तो माँ मुझे बचा लेंगी। सावित्री माँ चिल्लाई। प्रिया, चुप हो जाओ। लेकिन अब प्रिया वह संस्कारी बहू नहीं रही थी। वह अपनी सास की ओर मुड़ी और सीधा उनकी तरफ उंगली उठाई। आप भी कोई दूध की धूली नहीं है। आपने ही मुझे पैसे दिए थे। आपने ही कहा था कि मीरा के पर्स में रखकर सबके सामने तलाशी ले लूं। आपने कहा था कि दिवाली के दिन चोरी का इल्जाम लगेगा तो वह इस घर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। पूरे लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। मैंने देखा कि कुछ रिश्तेदार अब सावित्री माँ को एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। अब उनकी नज़रों में सम्मान नहीं बल्कि दर्द और घृणा थी। एक बड़े चाचा जो अब तक चुप थे, एबार बर्दाश्त नहीं कर पाए। वह लाठी के सहारे खड़े हुए। दिवाली के दिन अपनी ही बहू के खिलाफ साजिश रचते हो। तुम लोग को कोई शर्म है? किसी की इज्जत का सौदा करते हो। विक्रम ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है, तो वह प्रिया का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचने लगा। चुप हो जाओ। तुम क्या चाहती हो कि हम सब बर्बाद हो जाएं? प्रिया ने उसका हाथ झटक दिया। उसके नाखून विक्रम की कलाई पर एक लकीर खींच गए। बर्बाद होना तो सब साथ में होंगे। तुम कर्जा लो, तुम सट्टा खेलो, तुम बाहर मुंह काला करो, और साला इल्जाम मुझ पर डालना चाहते हो। मैं एक बार बेवकूफ़ बनी, बार बार नहीं बनूंगी। दोनों पति पत्नी वहीं एक दूसरे से लड़ने लगे, गालियां देने लगे। उनका छोटा बच्चा उन्हें लड़ते देखकर जोर जोर से रोने लगा। उस बिखरे हुए माहौल में उसकी रोने की आवाज़ दिल चीर रही थी। मेरी चाची गुस्से में मेज पर हाथ पटक कर बोली, बस करो, यह घर है या पागल खाना। कुछ रिश्तेदार विक्रम को खींचने लगे और सावित्री माँ प्रिया को, लेकिन प्रिया जैसे पागल हो गई थी।
उसने सावित्री माँ का हाथ इतनी जोर से झटका कि वह लड़खड़ाकर कुर्सी पर गिर पड़ी। आज सावित्री माँ अपनी छाती पकड़कर बैठ गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन इस बार बहुत कम लोग उन्हें संभालने आए। शायद सब समझ गए थे कि उनके आंसू अब उनकी बातों सब एक क्रूर साजिश का हिस्सा थी। मैं अर्जुन के पीछे खड़ी थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। जिस औरत ने मुझे हर दिन सिखाया था कि बहू को सब्र करना चाहिए, घर की इज्जत बचानी चाहिए, उसने मेरी इज्जत को दांव पर लगा दिया था। ठीक उसी समय सेठी जो पास ही खड़ा था हंस पड़ा। उसने मेज पर से एक काजू उठाया और घुमाते हुए बोला, सुबह तो अम्मा जी ने फोन करके कहा था कि हम लोग थोड़ी भीड़ के साथ आए ताकि छोटे बेटे को डर लगे और वह पैसे दे दे। यह वाक्य सुनते ही कमरे की सारी आवाजें बंद हो गई। सावित्री माँ ने सिर उठाया। उनके होठ कांप रहे थे। विक्रम भी रुक गया और प्रिया जो रो रही थी वह भी चुप हो गई। अर्जुन ने उस आदमी को धीरे से पूछा, आप क्या कह रहे हैं, साफ साफ बताइए। सेठी ने कंधे उचकाए। अम्मा जी ने कहा था कि आज घर में बहुत रिश्तेदार होंगे। अगर हम सही समय पर आएंगे तो विक्रम पर दबाव बनेगा और अर्जुन भैया अपनी माँ और खानदान की इज्जत बचाने के लिए पैसे दे देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि आपकी नौकरी अच्छी है, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके हर शब्द ने सच में आखिरी परत भी उखाड़ उधेड़ दी। मैंने सावित्री माँ की तरफ देखा। उनमें ना तो मेरी तरफ देखने की हिम्मत थी, ना ही अर्जुन की तरफ। तो सिर्फ मुझे फंसाने की साजिश नहीं, बल्कि कर्जदारों को भी सही समय पर बुलाया गया था। वह रिश्तेदारों का दबाव, मेरी बदनामी और अर्जुन की इज्जत, इन सब को इस्तेमाल करके उस विक्रम का कर्जा चुकाने पर मजबूर करना चाहती थी। अर्जुन कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने अचानक अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर मेज पर रख दिया। धातु के शीशे से टकराने की आवाज बहुत ठंडी थी। सावित्री माँ घबरा कर बोली, अर्जुन यह तुम क्या कर रहे हो। अर्जुन ने अपनी माँ को देखा। उसकी आवाज में दर्द था, पर वह शांत था। आज से इस घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सावित्री माँ उठकर उसका हाथ पकड़ने लगी। नहीं, तुम मेरी औलाद हो। तुम एक औरत के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकते। जिंदगी में पहली बार अर्जुन ने अपनी माँ का हाथ झटक दिया। जोर से नहीं, पर बहुत दृढ़ता से। एक असली माँ अपनी छोटी बहू को चोर नहीं बनाती ताकि बड़े बेटे की इज्जत बच जाए। आपने विक्रम भैया को चुना तो आप अपने चुनाव के साथ रहिए। लिविंग रूम में एक भारी सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि इस भयानक सुबह का अंत यही हो गया है, लेकिन ठीक उसी पल बाहर गेट पर एक और कार के जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई। एक काली कार आंगन के सामने आकर रुकी। विक्रम ने बाहर देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैर कांपने लगे। प्रिया ने अपने पति को देखा। अब और कौन है? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। वह बस एक कदम पीछे हट गया, जैसे जो आया था वह उसका सबसे बड़ा दुख प्रसन्न हो। काली कार ठीक गेट के सामने आकर रुकी। उसके ब्रेक की तीखी आवाज उस बिखरे हुए आंगन में गूंज गई, जहां अभी भी मिठाई और लिफाफे पड़े थे। कार का दरवाजा खुला और लगभग 30-32 साल की एक औरत नीचे उतरी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। बस एक उसके आने के अंदाज से ही मैं समझ गई कि वह दिवाली की शुभकामनाएं देने नहीं आई है। उस औरत को देखते ही प्रिया मूर्ति बन गई और विक्रम हकलाने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। सोनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनिया नाम सुनते ही मैंने देखा कि प्रिया अपने पति की ओर मुड़ी। उसकी आंख में शक, गुस्सा और एक ऐसे इंसान का डर था जिसे अभी अभी पता चला हो कि उसे पूरी तरह धोखा दिया गया है। सोनिया सीधे अंदर आई, किसी को नमस्ते नहीं किया। उसने तोहफे की टोकरी विक्रम की छाती पर फेंकी। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तुमने मुझसे वादा किया था कि दिवाली के बाद अपनी पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी करोगे, और तुम कर्जे से भाग रहे हो। हफ्तों में से मेरा फोन नहीं उठा रहे हो और मैं तुम्हें पेट में बचा लिए हर जगह ढूंढ रही हूँ। यह वाक्य मेरे ससुराल के आंगन में बिजली की तरह गिरा। प्रिया चीखते हुए सोनिया के बाल पकड़ने के लिए दौड़ी। कुतिया, क्या बक रही है तू? फिर से बोल। सोनिया ने भी प्रिया का हाथ झटक दिया और उसे पीछे धकेल दिया। दोनों औरतें बच्चों के रोने, रिश्तेदारों के चिल्लाने और सावित्री माँ के अपने बेटे को आवाज देने की बीच एक दूसरे पे भिड़ गई। अर्जुन तुरंत मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझे पीछे खींच लिया ताकि मैं इस लड़ाई से दूर रहूं। विक्रम घबराकर दोनों के बीच में आया, लेकिन सोनिया ने उसे धक्का दिया और अपने पर्स से तस्वीरों का एक बंडल निकालकर आंगन में फेंक दिया। तुम्हें डर है कि लोगों को पता चल जाएगा, तो लो, अपने पूरे खानदान को देखने दो। यह तस्वीर है जब तुम मुझे घुमाने ले गए थे। यह होटल का बिल है, यह शॉपिंग का बिल है, बैग, सोना, फोन। तुमने मुझसे कहा था कि यह तुम्हारे अपने बिजनेस का पैसा है, और यहाँ पता चला कि यह कर्जे का है, सट्टे का और अपनी ही पत्नी और माँ को धोखा देकर लाया गया पैसा है। तस्वीरें सबके पैरों के पास बिखर गई। तस्वीरों में विक्रम सोनिया को गले लगाए मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में वही घड़ी थी जिसके बारे में मैंने प्रिया को बढ़ाई करते हुए सुना था।
कि यह उसके पति को कंपनी से दिवाली बोनस में मिली है। विक्रम ने प्रिया ने एक तस्वीर उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने विक्रम को देखा। तुमने कहा था कि तुमने कंपनी के लिए कर्जा लिया है। तुमने कहा था कि तुम्हें पार्टनर धोखा दे रहे हैं और तुम उस पैसे से इसे पाल रहे थे। विक्रम कोई जवाब नहीं दे सका। उसने बस एक सिर झुका लिया। सोनिया कड़वाहट में हंसी। कैसी कंपनी, कौन सा पार्टनर? 6 महीने से वह मेरे साथ राजाओं की तरह जी रहा था। सट्टे में हारता तो कर्जा लेता और फिर वादा करता कि अगली बार सब जीत लेगा। और मैं बेवकूफ़, मुझे लगा कि वह सच में अपनी पत्नी को छोड़ने वाला है। यह कहकर सोनिया ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसने यह भी कहा था कि यह बच्चा इस घर का वारिस बनेगा। बच्चा शब्द सुनते ही सावित्री माँ छाती पकड़कर जमीन पर बैठ गई। वह पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी। मेरा घर बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। इस बार कोई उन्हें तुरंत उठाने नहीं आया। शायद जो कुछ भी हुआ था उसके बाद किसी को भी उनके आंसुओं पर यकीन नहीं आ रहा था। खानदान के एक बड़े चाचा खड़े हुए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने विक्रम की तरफ फिर सावित्री माँ की तरफ इशारा किया। आज के बाद हमें किसी भी कार्यक्रम में मत बुलाना। दिवाली के दिन पहले बहू पर झूठा इल्जाम, फिर कर्जदार पर, फिर औरतों पेट पर लाकर घर आ गई। तुमने अपने पूर्वजों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। यह कहकर वह लाठी टेकते हुए सीधे गेट से बाहर निकल गए। बाकी रिश्तेदार भी एक एक करके उठने लगे। कोई भी उस बर्बाद घर में एक पल और नहीं रुकना चाहता था। दोनों कर्जदार यह सब देख रहे थे। सेट्टी ने अपने कागज उठाए और फीकी हंसी हंसा। तुम्हारा परिवार तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन कर्जा तो कर्जा है। 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो हम फिर आएंगे। यह कहकर वे चले गए और विक्रम आंगन में एक बेजान मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। जब कर्जदारों की बाइक की आवाज दूर हो गई, विक्रम अचानक अर्जुन के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। अब उसमें पहले वाली अकड़ नहीं थी। उसने अपने छोटे भाई के पैर पकड़ लिए। अर्जुन, मुझसे गलती हो गई। इस बार मुझे बचा ले भाई। अगर तूने नहीं बचाया तो मैं सच में मर जाऊंगा। माँ भी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अर्जुन ने अपने भाई को बहुत देर तक देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक ठंडी निराशा थी। उसने धीरे धीरे विक्रम की उंगलियों को अपने पैरों से हटाया और कहा, जब आप मेरी पत्नी को चोर बना रहे थे तब क्या आपने आज के दिन के बारे में सोचा था? विक्रम की बोलती बंद हो गई। मैंने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ अभी भी गर्म और स्थिर था, ठीक वैसा ही जब उसने मुझे सावित्री माँ के थप्पड़ के बाद उठाया था। ससुराल में कदम रखने के बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं आरोपों के बीच अकेले नहीं हूँ। चाहे वह पूरा घर मेरे खिलाफ हो जाए, कम से कम मेरे बगल में खड़ा यह आदमी मुझे अन्याय में डूबने नहीं देगा। उस दिवाली की शाम अर्जुन मुझे ऊपर कमरे में कुछ जरूरी कपड़े पैक करने के लिए ले गया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया, बस माँ की दी हुई बाम की शीशी, अपना छोटा बटुआ और वह पर्स जो अब मेरे अपमान का सबूत बन गया था। जब हम सूटकेस लेकर नीचे आए, लिविंग रूम अभी भी बिखरा पड़ा था। सावित्री माँ फर्श के बीच में बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे और आंखें उस अब आखिरी हुई मिठाई को घूर रही थी। प्रिया अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। विक्रम सीढ़ियों पर सिर झुकाए बैठा था और सोनिया जा चुकी थी। कहीं दूर से अभी भी पटाखों की आवाज आ रही थी। लोग उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ नया साल मना रहे थे और मेरा ससुराल एक ही सुबह में अंदर से टूटकर बिखर गया था। और जब अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गेट से बाहर निकाला तो मैं जानती थी कि मैंने सिर्फ एक घर नहीं छोड़ा था बल्कि झूठी इज्जत और लालच के एक दलदल को पीछे छोड़ा था। दिवाली की उस शाम ससुराल से निकलने के बाद मैं कार में चुपचाप बैठी रही, एक शब्द भी नहीं बोल पाई। सड़क के दोनों ओर अभी भी त्योहार की रौनक थी। लोग एक दूसरे के घर शुभकामनाएं देने जा रहे थे। बच्चों की हंसी गूंज रही थी। कुछ घरों से फेस्टिव गाजे बज रहे थे, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ खाली और ठंडा था। मेरा गाल अभी भी दुख रहा था। जब भी मैं आंखें बंद करती मुझे प्रिया का वह चेहरा याद आ जाता जब वह पैर से लहरा रही थी। मुझे उन सब की सब भारी नजरें याद आ रही थी। मुझे लगा था कि उस घर से बाहर निकलते ही सब खत्म हो जाएगा। कम से कम सच तो सबके सामने आ गया था। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं सोचता था। वह बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था और उसके चेहरे पर तब से भी ज्यादा तनाव था जब वह विक्रम और कर्जदारों का सामना कर रहा था। मैंने धीरे से पूछा, हम माँ के घर जा रहे हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, अभी नहीं जा सकते। और उसने गाड़ी शहर के एक छोटे से होटल की तरफ मोड़ दी। होटल बहुत बड़ा था पर साफ और शांत था। अर्जुन ने सूटकेस कमरे में रखा और चाबी मुझे दे दी। तुम आराम करो। मैंने उसे हैरानी से देखा। और आप? अर्जुन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे सड़क को देखता रहा। फिर बोला, आज रात वे लोग आसानी से हार नहीं मानेंगे। मैं बिस्तर पर बैठ गई। मेरा दिल फिर से बेचैन होने लगा। अर्जुन मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखें थकी हुई थी पर बहुत सख्त थी। जो लोग पूरे खानदान के सामने तुम पर चोरी का इल्जाम लगा सकते हैं, वे तुम्हें इस परिवार को तोड़ने का दोषी बनाने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। जब वे अपनी इज्जत नहीं बचा पाएंगे तो वे अपनी झूठी शान बचाने की कोशिश करेंगे।
मैं उसकी बात पूरी तरह समझ पाती। उससे पहले ही मेरे पर्स में रखा फ़ोन लगातार बजने लगा। पहले सिर्फ मैसेज आए, लेकिन 2 घंटे बाद अंदर मेरा फ़ोन जैसे फटने वाला था। एक के बाद एक कॉल और मैसेज। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन खोला। मेरी चचेरी बहन ने मुझे प्रिया के फेसबुक पोस्ट का लिंक भेजा था। उसने एक लंबी पोस्ट लिखी थी, साथ में वो तस्वीर भी लगाई थी जिसमें मैं फर्श पर पड़ी गड्डी के पास खड़ी थी। पोस्ट की शुरुआत बहुत दुख भरे शब्दों से हुई थी। साल के पहले दिन ही परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। फिर प्रिया ने लिखा कि मैं घर के बंटवारे को लेकर हमेशा नाराज रहती थी और अर्जुन को अलग होने के लिए उकसाती थी। आज जब मेरी चोरी पकड़ी गई तो मैंने उल्टा अपनी जेठानी पर ही इल्जाम लगा दिया। उसने यह भी लिखा था कि उसकी बेचारी सास को यह सब देखना पड़ रहा है कि कैसे उनका बेटा एक पत्नी के लिए पूरे घर से बगावत कर रहा है। नीचे कमेंट्स में जिन लोगों को पूरी बात नहीं पता थी वे सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। आजकल की बहुएं बहुत खतरनाक होती है। पति का सहारा मिल जाए तो पूरे ससुराल को नचाती है। मैं यह पढ़कर सुन हो गई। उन्होंने वह कैमरा फुटेज नहीं डाली जिसमें प्रिया पैसे रख रही थी। उन्होंने वह सिर्फ तस्वीर डाली जिसमें पैसे मेरे पास में मिले थे। सच का एक हिस्सा काटकर दुनिया के सामने रख दिया था। बाहर से देखने वाला कोई भी यही सोचेगा कि मैं ही असली चोर हूँ। मेरा दम घुटने लगा। इतना ही नहीं, फोन फिर बजा। इस बार ससुराल की एक चाची थी। उनकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी। मीरा बेटा, तुम्हारी सास सबको फ़ोन कर रही है। वह कह रही है कि पैसे तुमने ही लिए थे, लेकिन अर्जुन तुम्हें बचा रहा है और तुम उल्टा पूरे घर को बदनाम कर रही हो। यह सुनकर मैं बस फ़ोन पकड़े रह गई। अभी सुबह ही पूरे खानदान के सामने उनकी सच्चाई उजागर हुई थी और कुछ ही घंटों में वह फिर से सफ़ेद को काला बता रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर एक मैसेज आया। यह खानदान के व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट था। विक्रम लिख रहा था कि अर्जुन ने पत्नी की तरफदारी करते हुए अपने बड़े भाई को मारा। दिवाली के दिन घर में तोड़फोड़ की, जिससे मां सदमे में अस्पताल में भर्ती हो गई। किसी ने लिखा, विश्वास नहीं होता कि अर्जुन जैसा सीधा लड़का अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बन गया। मैं होटल के बिस्तर पर बैठी थी, जैसे एक काले कीचड़ में घंसती जा रही थी। सच सामने आने के बावजूद वे उसे तोड़ मरोड़ कर अपनी झूठी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। मुझे डर था कि बाहर वाले उनकी बातों पर यकीन कर लेंगे। डर था कि आज के बाद लोग मुझे हमेशा उसी तस्वीर से याद रखेंगे। अर्जुन मेरे पास आया और धीरे से मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। अब और मत पढ़ो। मैं रो पड़ी। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं अर्जुन? क्या मेरे साथ जो हुआ वह काफ़ी नहीं था? अर्जुन ने फ़ोन मेज पर रखा और मेरे सामने बैठ गया। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी। वे जितना नाटक करेंगे हमारे पास उतने ही सबूत होंगे। याद है सुबह माँ तब तक झूठ बोलती रही जब तक कि मेरा फुटेज सामने नहीं आई। जो लोग झूठी इज्जत के सहारे जीते हैं वे खुद नहीं रुकते। शाम होते होते एक अनजान नंबर से मुझे कुछ और स्क्रीनशॉट मिले। इस बार यह खानदान के एक बड़े ग्रुप का पोस्ट था। सावित्री माँ ने बहुत लंबा लिखा था कि कैसे उनका दिल टूट गया है, कि उनका बेटा एक औरत के मोह में अंधा हो गया है। उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर अर्जुन मेरी तरफदारी करता रहा तो उससे सारे रिश्ते खत्म कर देगी। पोस्ट के नीचे खानदान के कुछ बड़े बुजुर्ग अर्जुन को सलाह देने लगे कि उसे कर्तव्य को सबसे ऊपर रखना चाहिए। मैं यह पढ़कर हैरान थी। चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती क्यों की हो, आखिर में वह अर्जुन की माँ थी। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। मुझे डर था कि वह पिघल जाएगा, लेकिन अर्जुन ने बस फ़ोन उठाया, फैमिली ग्रुप खोला और सिर्फ एक वाक्य लिखा, कल सुबह 9 बजे जिसे भी पूरा सच सुनना है वह कुलदेवी मंदिर आ जाए। मैं सारे सबूत लेकर आऊँगा। मैसेज भेजते ही अर्जुन का फ़ोन बजने लगा। उसने स्पीकर ऑन किया। सावित्री माँ की धी की आवाज़ गूंजी, तुम क्या अपनी माँ को अपने पूर्वजों के सामने बेइज्जत करना चाहते हो अर्जुन? मैं सांस रोके अपने पति को देखती रही। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर ठंडी आवाज़ में बोला, मैं नहीं माँ, आपने खुद अपनी इज्जत को विक्रम भैया के 5 लाख के कर्जे से तोला है। दिवाली की अगली सुबह मैं लगभग सो नहीं पाई थी। जब भी आंखें बंद करती मुझे सावित्री माँ की चीखें, प्रिया के झूठे आंसू, विक्रम की गिड़गिड़ाहट और खानदान के ग्रुप में लिखी गई बातें याद आ जाती। अर्जुन बहुत जल्दी उठ गया था। उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना लैपटॉप खोला और एक एक करके सारे वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट चेक करने लगा। उसे चुपचाप सब कुछ व्यवस्थित करके देखकर मैं समझ गई थी कि आज की यह बैठक सिर्फ सफाई देने के लिए नहीं है। यह आखिरी बार था जब वह पूरे खानदान को दिखाने वाला था कि असली पीड़ित कौन है। ठीक 9 बजे हम कुलदेवी मंदिर पहुंचे। मंदिर का आंगन मेरी उम्मीद से ज़्यादा भरा हुआ था। दूर पास के सभी रिश्तेदार मौजूद थे। कुछ लोग पेड़ के नीचे खड़े थे, कुछ कुर्सियों पर बैठे थे। त्योहार का माहौल जो गर्मजोशी भरा होना चाहिए था, उस दिन बहुत भारी लग रहा था। सब हमें ही देख रहे थे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ शक से, और कुछ लोग तो मेरे पीछे चलते देख फुसफुसा भी रहे थे। सावित्री माँ पहले ही पहुँच चुकी थी।
उन्होंने काली साड़ी पहनी थी और उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वह पूरी रात रोई हो। अर्जुन को देखते ही उन्होंने मुंह फेर लिया और रुमाल से आंखें पोंछने लगी। अगर कोई अनजान होता तो यही सोचता कि वह एक बेचारी माँ है जिसे उसके बेटे ने दुख दिया है। प्रिया उनके बगल में बैठी थी, गोद में बच्चा लिए और बीच बीच में आंसू पोंछ रही थी। विक्रम सिर झुकाए बैठा था, जैसे वह एक गलती कर चुका इंसान हो जिसे हर तरफ से घेरा जा रहा था। मैं अर्जुन के पीछे खड़ी थी, मेरे हाथ कसकर पीछे हुए थे। सबूत होने के बावजूद मुझे डर लग रहा था। डर उन नज़ारों का, डर इस बात का कि कोई कह देगा कि घर की बात घर में ही सुलझानी चाहिए। डर था कि लोग सावित्री माँ पर तरस खाकर यह भूल जाएंगे कि मुझे थप्पड़ मारा गया था, मेरी तलाशी ली गई थी और मुझे चोर कहा गया था। खानदान के मुखिया एक बड़े चाचा बीच में बैठे थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम्हें दुख पहुँचा है, लेकिन घर की बात घर में ही रखनी चाहिए। इसे इस तरह मंदिर में लाना त्योहार के दिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे सिर झुकाए खड़ी थी, दुखी और अपमानित महसूस कर रही थी। तो अंत में लोगों को अपनी इज्जत खोने का डर था, ना कि इस बात का कि एक बेगुनाह को बर्बाद किया जा रहा था। अर्जुन ने कोई बहस नहीं की। उसने लैपटॉप को मंदिर के पास एक मेज पर रखा और शांति से उन चाचा की ओर मुड़ा। मैं भी बात घर में ही रखना चाहता था, चाचा जी, लेकिन उन्होंने ही दरवाज़ा खोलकर मेरी पत्नी को दुनिया के सामने गाली खाने के लिए फेंक दिया। आज मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी पत्नी की इज्जत वापस लेने आया हूँ। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, पर इतनी साफ थी कि पूरे आंगन में सुनी। यह कहकर अर्जुन ने पहला वीडियो लैपटॉप पर चलाया, जो मंदिर में लगी एक छोटी सी टीवी से जुड़ा था। सबने प्रिया को लाल साड़ी में चुपके से हमारे कमरे में घुसते और फिर जल्दी से बाहर निकलते देखा। फिर अर्जुन ने वह वीडियो चलाया जिसमें प्रिया लिविंग रूम में मेरा पर्स खंगाल रही थी और सीधे अंदर की जेब से पैसे निकाल कर लहरा रही थी। दोनों वीडियो एक साथ देखने के बाद किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। मंदिर में सन्नाटा छा गया। मैंने देखा कि कुछ लोग जो पहले मुझे शक से देख रहे थे, अब सिर झुकाए बैठे थे। सावित्री माँ तुरंत खड़ी हो गई। उनकी आवाज़ कांप रही थी, पर वह अभी भी बहाना बना रही थी। वह तो बस मेरे कहने पर मीरा को परख रही थी। मैं सास हूँ, मुझे अपनी बहू को परखने का हक है। अगर वह सच्ची है तो अंत में सच तो सामने आ ही गया है ना। अर्जुन ने अपनी माँ को देखा, उसकी आंखें ठंडी हो गई। सच सामने आया। मेरी पत्नी को थप्पड़ खाने, तलाशी देने, चोर कहलाने और पुलिस की धमकी सुनने के बाद आप इसे परखना चाहती है। सावित्री माँ ने होंठ पी लिए, पर अभी भी गलती मानने को तैयार नहीं थी। वह रोते हुए बोली, मैं तो बस घर के संस्कारों की चिंता कर रही थी। आजकल की बहुएं बहुत चालाक होती है। अर्जुन ने उन्हें और नहीं बोलने दिया। उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। सावित्री माँ की आवाज़ स्पीकर से गूंजी, बस तुम लोग सही समय पर घर आ जाना। अर्जुन बहुत इज्जत की परवाह करता है, वो अपनी माँ को बेइज्जत नहीं होने देगा। पूरा आंगन जैसा सुन्न हो गया। सावित्री माँ मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बड़े चाचा ने जोर से मेज पर हाथ पटका, सावित्री, तुम अपनी छोटी बहू को इंसान समझा या कर्जा चुकाने का जरिया? तुमने चोरी का नाटक किया, कर्जदारों को बुलाया और फिर ग्रुप में लिखा कि तुम्हारा बेटा घर तोड़ रहा है। तुम कैसी माँ हो? यह सवाल सुनकर सावित्री माँ कुर्सी पर बैठ गई। प्रिया ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वह रोते हुए सावित्री माँ की तरफ इशारा करने लगी। मुझ पर दबाव डाला गया था। माँ ने जैसा कहा मैंने वैसा किया। उन्होंने कहा था कि बस मीरा को डराना है और अर्जुन भैया का कर्जा चुका देगा। वो मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। सावित्री माँ तुरंत चिल्लाते, चुप करो। अगर तुम दिन रात विक्रम को अर्जुन से बेहतर बनने के लिए नहीं उकसाती तो क्या वह आज इस हाल में होता? घर बेचने का लालच तो तुम्हें भी था। लड़ाई फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार कोई उनकी तरफदारी नहीं कर रहा था। थप्पड़ मेरी पत्नी ने खाया है, बदनामी मेरी पत्नी की हुई है। यह सुनकर मेरे आंसू बहने लगे। कल मैं सिर्फ डर और अपमान से रो रही थी, लेकिन उस पल मुझे लगा कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए, चाहे मेरी आवाज़ कांप रही हो। मैं अर्जुन के बगल में खड़ी हुई, मंदिर के सामने सिर झुकाया और फिर सबकी तरफ मुड़ी। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज के बाद कोई मुझे चोर ना कहे और की हो माँ काम अन्ना करेंगे। तलक हाथ आ चुका था। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन यह चुप कल की चुप्पी से अलग थी। कल वे इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं दोषी हूँ। आज वे इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे फंसाया गया था और मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी था। मेरा दिल हल्का हो गया था। मंदिर में मेरी बात बाद में माहौल शांत हो गया था, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। विक्रम जो अब तक सिर झुकाए बैठा था, अचानक सिर उठाकर अर्जुन को देखने लगा। उसकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि गुस्सा था। वह खड़ा हुआ और कुर्सी पीछे गिर गई। उसने अर्जुन की तरफ उंगली उठाई। तुम खुद को बहुत साफ सुथरा समझते हो। तुम्हारे पास कुछ वीडियो है तो तुम क्या भगवान बन गए?
अगर यह घर नहीं होता, यह माँ नहीं होती, यह खानदान नहीं होता तो तुम्हारी क्या औकात है। उसकी आवाज़ मंदिर में गूंज गई। अर्जुन शांत खड़ा रहा। उसने अपने भाई की ओर देखा और बस इतना कहा, अगर यह घर मेरी पत्नी को कुचल कर ही खड़ा रह सकता है तो मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए। यह सुनकर विक्रम और भी पागल हो गया। वह अर्जुन की तरफ दौड़ा। कुछ चाचाओं ने उसे पकड़ लिया। वह एक फंसे हुए जानवर की तरह छटपटा रहा था। छोड़ो मुझे, आज मैं इस नालायक भाई को सबक सिखा कर रहूंगा। एक औरत के लिए इसने पूरे घर को बेइज्जत कर दिया। एक औरत शब्द सुनकर मेरा दिल ठंडा पड़ गया, लेकिन अर्जुन ने बस मुझे अपने पीछे खींच लिया। प्रिया भी अब चुप नहीं रह सकी। वह अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और पर इल्जाम लगाने की? इस घर को कीचड़ में तुमने घसीटा है। तुमने कहा था कि तुमने बिजनेस के लिए कर्जा लिया है और उस पैसे से तुम सट्टा खेलते रहे, होटलों में जाते रहे और उस सोनिया को महंगे तोहफे देते रहे। तुमने मुझे, माँ और इस घर पूरे खानदान को धोखा दिया है। विक्रम मुड़ा और सबके सामने उसने प्रिया को एक जोरदार थप्पड़ मारा। प्रिया गिर पड़ी और उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। मंदिर में हंगामा मच गया। सावित्री माँ का वह आर्तस बेटा आज सबके सामने अपनी असली औकात दिखा चुका था। वह विक्रम को रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन विक्रम ने उन्हें भी धक्का दे दिया। बड़े चाचा ने चिल्लाया, बस करो, यह भगवान का घर है, तुम्हारे तमाशे की जगह नहीं। लेकिन विक्रम रुका नहीं। वह अपनी माँ की ओर मुड़ा। सब आपकी वजह से हुआ है। बचपन से आपने मुझे अर्जुन से बेहतर बनने के लिए मजबूर किया। आपने कहा था कि मैं इस घर की शान हूँ, मैं किसी से कम नहीं रह सकता, इसलिए आज मैं इस हाल में हूँ। सावित्री माँ सुन खड़ी थी, जैसे उनके अपने ही बेटे ने उन पर छुरा घोंप दिया हो। जिस बेटे को बचाने के लिए उन्होंने मुझे बदनाम किया, उसी ने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। अर्जुन ने सावित्री माँ को सहारा दिया और धीरे धीरे से कहने, देखा आपने जिसे आप बचा रही थी वही पूरे घर को डुबो रहा है। ठीक उसी पल मंदिर के गेट पर फिर से सोनिया की आवाज़ आई। इस बार वह अकेली नहीं थी। वह अंदर आई और होटल के बिल, शॉपिंग के बिल और एक सोनोग्राफी रिपोर्ट की तस्वीर विक्रम के सामने फेंक दी। तुमने कहा था कि तुम तलाक लोगे। तुमने कहा था कि यह बच्चा तुम्हारा वारिस बनेगा और तुम कर्ज के पैसे से मुझे पाल रहे थे और घर पर अपनी माँ और पत्नी को धोखा दे रहे थे। पूरा खानदान सदमे में था। प्रिया पागल सी हो गई। एक चोरी के इल्जाम से शुरू हुई कहानी अब कर्जे, धोखे और झूठी इज्जत के एक ऐसे दलदल में बदल गई थी जहां हर कोई डूब रहा था। सोनिया के जाने के बाद मंदिर का आंगन बिखरी हुई तस्वीरों और बिलों से भरा था। विक्रम फर्श पर सिर पकड़कर बैठा था। प्रिया एक कोने में रो रही थी और सावित्री माँ एक मेज के सहारे खड़ी थी, जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। मुझे लगा कि अब सब वह समझ गई होंगी, लेकिन जैसे ही वह अर्जुन मुझे लेकर जाने लगा, वह फिर से उसके पास आई। अर्जुन बेटा, माँ से गलती हो गई, बस एक बार अपने भाई को बचा ले। अर्जुन ने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और बड़े चाचा के सामने रख दिए। यह कर्जे के कागज नहीं है, यह पिछले 5 सालों में इस घर का खर्च किए गए पैसों का हिसाब है। बड़े चाचा ने चश्मा लगाकर देखा। 7 लाख से ज्यादा। पूरा आंगन चौंक गया। मैं भी हैरान थी। अर्जुन ने अपनी माँ को देखा। मैंने सोचा था कि चुप रहना ही कर्तव्य है, लेकिन कल जब अपने मेरी पत्नी को थप्पड़ मारा तो मैं समझ गया कि गलत इंसान के लिए चुप रहना कर्तव्य नहीं, बल्कि उसके पाप में भागीदार बनना है। उसने घर की चाबियां, कार की चाबी और एक कार्ड मेज पर रख दिया। आज से हम इस घर में नहीं रहेंगे, किसी का कर्जा नहीं चुकाएंगे और किसी की झूठी इज्जत नहीं बचाएंगे। माँ, आपका खर्चा मैं देता रहूंगा, यह मेरा फर्ज है, लेकिन विक्रम भैया का कर्जा वह खुद चुकाएंगे। विक्रम गिड़गिड़ाने लगा। अर्जुन, बस 5 लाख दे दे, मैं वादा करता हूँ सब छोड़ दूंगा। अर्जुन ने उसे धीरे से पूछा, आप सच में सुधरना चाहते हैं या एक और दांव खेलने के लिए पैसे चाहिए? विक्रम चुप हो गया। प्रिया मेरे पास आई और धीरे से बोली, मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे देखा। उसकी माफी में पछतावा नहीं बल्कि डर था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मुझसे नहीं, अपने बच्चे से माफी मांगिए, क्योंकि उसने अपनी माँ को एक ऐसे पति को बचाने के लिए किसी और को बर्बाद करते देखा है जो इसे लायक नहीं था। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ा और हम मंदिर से बाहर निकल गए। पीछे सावित्री माँ के रोने, विक्रम के गिड़गिड़ाने और प्रिया के सिसकने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिवाली के बाद मैंने और अर्जुन ने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन पहली रात मुझे वहाँ इतनी शांति मिली कि मैं रो पड़ी। अब कोई मुझे सुबह सुबह चिल्लाकर नहीं उठाता, कोई मेरी हर हरकत पर नजर नहीं रखता था। मेरे गाल का निशान अभी भी हल्का हल्का था। अर्जुन हर दिन उस पर दवा लगाता। उससे सारे सबूत, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ संभाल कर रखा था। उसने कहा, मैं इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उन्होंने दोबारा तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला तो मैं चुप नहीं रहूंगा। ससुराल में सब कुछ बहुत जल्दी बिखर गया। विक्रम की नौकरी चली गई। प्रिया अपने बच्चे को लेकर मायके चली गई। कहते हैं चाहने से पहले उसकी और सावित्री माँ की बहुत बड़ी लड़ाई हुई। सोनिया ने भी विक्रम को छोड़ दिया। बस वह बच्चे के लिए जिम्मेदारी की मांग कर रही थी।
सावित्री माँ का वह आलीशान घर आखिरकार कर्ज चुकाने के लिए बिक गया। एक शाम सावित्री माँ हमारे फ्लैट पर आई। वह बहुत कमजोर और बूढ़ी लग रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, उस दिन मेरी मति मार गई थी। अर्जुन ने दरवाजे से ही कहा, आपकी मति नहीं माँ, आपका लालच और झूठी इज्जत आप पर हावी हो गई थी। जिस दिन आप सच में समझ जाएंगी कि एक बहू किसी की इज्जत बचाने के लिए कुर्बानी का बकरा नहीं होती, उस दिन हमसे मिलने आएगा। वह चुपचाप दरवाजे पर संतरे की एक थैली रखकर चली गई। मुझे उनकी हालत पर खुशी नहीं हो रही थी, बस एक गहरा दुख था। एक परिवार जो खुश रह सकता था, वह सिर्फ इसलिए बिखर गया क्योंकि लोग अपनी झूठी शान को बचाने के लिए कमजोर को कुचल रहे थे। उस शाम मैंने अपनी शादी का कंगन उतारकर एक डिब्बे में रख दिया, भूलने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के एक बुरे अध्याय को बंद करने के लिए। अर्जुन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेज पर हमारा देर से मनाया जाने वाला दिवाली का खाना था, बस हम दोनों, कुछ सादा खाना और एक जलता हुआ दिया। उसने कहा, आज से तुम्हारे हर त्योहार सुकून का दिन होगा। मैंने उस छोटे से घर को देखा और मेरा दिल हल्का हो गया। बाहर शायद लोग अभी भी हमारे बारे में बात करते होंगे, लेकिन इस छोटे से घर में मुझे अब सिर झुकाकर जीने की जरूरत नहीं थी। और मैं समझ गई थी कि कुछ घर गरीबी से नहीं टूटते, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि घर के लोग लालच को इज्जत से और कर्तव्य को जुर्म से ढकने की कोशिश करते हैं। और मेरे लिए उस दिवाली के बाद सुकून का मतलब एक भरे पूरे परिवार में रहना नहीं था, बल्कि उस इंसान के साथ रहना था जो सच में मुझे अपना परिवार मानता था। यह कहानी केवल मनोरंजन, प्रेरणा और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कहानी के पात्र, घटनाएं और संवाद वास्तविक जीवन से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी व्यक्ति, संस्था या घटना से जोड़कर न देखा जाए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे केवल एक कहानी के रूप में देखें। धन्यवाद।